Hello, all of you. Again, welcome back to the lectures of Company Law Revision. And today we'll start with the topic known as concept of capital and financing of companies. Right? टॉपिक बहुत सिंपल सा है और नाम भी सजेस्ट करता है आपको, क्योंकि अब तक हम लोग ने टॉपिक चार कवर किए हैं: कंपनी का इंट्रोडक्शन, कंपनी के टाइप्स, कंपनी का इंकॉर्पोरेशन प्रमोशन एंड कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल. सो आज ऐसा मान सकते हैं हम लोग, जिस दिन हम ये लेक्चर पढ़ रहे हैं, कि कंपनी हमारी बन चुकी है. ऑब्वियसली कंपनी बन चुकी है, कंपनी इंकॉर्पोरेट हो चुकी है, कंपनी काम करना चाहती है. बट कंपनी काम कैसे करेगी काम बिना पैसों के? पैसा तो चाहिए होगा. तो क्वेश्चन ये है कि पैसा कंपनी के पास कहाँ से आ सकता है, कौन से वो सोर्सेस है जहाँ से कंपनी के पास पैसा आ सकता है, और कौन सा अच्छा सोर्स है पैसों का. क्योंकि पैसा तो बैंक से भी आ सकता है लोन लेकर, पैसा तो कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स भी लगा सकते हैं, पैसा कहीं से भी आ सकता है. बट कौन सा जरिया अच्छा है कंपनी के लिहाज से, क्योंकि कंपनी अभी अभी क्या हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है. सो विल सी द टॉपिक नोन एज कंसेप्ट ऑफ कैपिटल. आई एम जस्ट सेइंग द वर्ड कैपिटल. राइट नाउ कैपिटल कैन बी एनीथिंग. इन इंग्लिश कैपिटल कैन बी एनीथिंग. कैपिटल मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, कैपिटल. अब ये कैपिटल ओन भी हो सकता है एंड बोरोड भी हो सकता है. बट इस चैप्टर नंबर 6 के लिए हमारे लिए कैपिटल का मतलब कौन सा कैपिटल है? ओन्ड कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, दैट इज द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रमोटर्स एंड एज वेल एज द ओनर्स इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स. मैं फिर से बता देता हूँ आपको अच्छे से. कैपिटल और भी तरह के हो सकते हैं. चैप्टर नंबर 9 का भी खोल के देखना आप, मॉड्यूल का आपके. चैप्टर नंबर 9 का नाम है डेट कैपिटल. तो कैपिटल कैन बी इधर इन द फॉर्मेट ऑफ डेट ऑल्सो. डिवेंचर के तौर पे भी, बोरोड के तौर पे भी आप कैपिटल रेज कर सकते हो. लेकिन मेरे लिहाज से इस चैप्टर में खास करके कैपिटल का मतलब सिर्फ एक ही है, क्या? ओन्ड कैपिटल. बोरोड कैपिटल नहीं है हमारे इस चैप्टर के लिए. सो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ऑब्वियसली हर बार हम जैसे करते हैं एक बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं. बैकग्राउंड बहुत सिंपल सा है. कैपिटल कौन सा रहेगा हमारे लिए? तो इट विल बी ऑलवेज ओन्ड कैपिटल. एंड हाउ विल द कंपनी गेट फाइनेंसेस फ्रॉम डिफरेंट पीपल. ओन कैपिटल में भी तरीके होते हैं. मतलब पैसा अगर खुद भी लगा रहे हो, भले ही बैंक का नाम नहीं आएगा, लेकिन बैंक के अलावा भी बहुत जरिए है, बहुत सोर्सेस है पैसे आने के. तो क्या है वो आपको 1 घंटे सवा घंटे में समझ में आ जाएगा इस लेक्चर में, जो आपको पूरा थॉरो कर देगा इस लेक्चर को. ठीक है. दूसरा, इस एग्जाम से आपको करीब करीब, इस चैप्टर से आपको एग्जाम में करीब करीब 8 मार्क्स का आता है. ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन इंपॉर्टेंट एग्जाम पास करने के लिए है. इट्स नॉट मच वेटेज ऑफ चैप्टर, बट देन ठीक है, पढ़ने लायक है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है. चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट विद द टॉपिक कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंसिंग ऑफ कंपनीज. राइट. द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ शेयर. जो हम लोग पूछ रहे कैपिटल, ठीक है, कैपिटल का मतलब क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ शेयर. तो हमारे लिहाज से जब शेयर बोलते हैं तो शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक. स्टॉक तो आपको याद होगा, अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा ही था. स्टॉक, कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक, फुल्ली पेड अप शेयर्स क्या बन जाते हैं? बंडल ऑफ शेयर्स इज स्टॉक. तो ये तो हमने पढ़ा था. अब यहाँ पे बोलता है शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल. यू रिमेंबर, आई गेस आपको मैंने बहुत पहले समझाया था, आपको ये डायग्राम याद होगा शायद, है ना? मैंने आपको ये बना के दिया था एग्जांपल. ये कैपिटल है, इसमें 4 लोगों का शेयर है, हो सकता है 6 लोगों का भी हो, 8 लोगों का भी हो. तो ये कैपिटल है लेट्स से 1 लाख का. इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग कैश शेयर है. इन भाई साहब का शेयर ज़्यादा है, इनका थोड़ा कम है, इनका कम है, इनका ज़्यादा है, इनका बहुत ज़्यादा है. तो हर बंदे का कैश शेयर है. तो ये मान लो कि क्या हुआ, शेयर ये अंदर वाला, ठीक है ना. ये जो हिस्सा है पूरा गोला, ये क्या है? ठीक है, कैप शेयर. तो ई गोला जो है, ई गोला आप देख रहे हो, ई गोला का है. हाँ, हमारा गोला में ऐसे ही होता है, ठीक है ना. तो ई गोला का है शेयर कैपिटल. बट अंदर का जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? वो है शेयर. ठीक है. तो देखिए क्या बोला है, शेयर मीन्स शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक. तो ये तो हो गया मीनिंग. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी. जहां तक मुझे तो पता है कि कंपनी के शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड. ये क्या बोला? इंटरेस्ट ऑफ अ शेयर होल्डर. इंटरेस्ट ऑफ अ शेयर होल्डर, इंटरेस्ट गॉट बाय द शेयर होल्डर नहीं बोला मैंने. इंटरेस्ट ऑफ अ शेयर होल्डर मतलब कंपनी में उस शेयर होल्डर की दिलचस्पी. जैसे पुश एग्जाम को डायग्राम याद होगा सर्कल वाला, कि एक बंदे का छोटा सा शेयर था, मतलब उसको कंपनी में कम इंटरेस्ट है, इससे उससे कम पैसा लगाया कंपनी में. दूसरे बंदे को ज़्यादा इंटरेस्ट था, उससे ज़्यादा लगाया है. जिस बंदे ने जितना पैसा लगाया है उसका कंपनी में उतना इंटरेस्ट है. एग्जाम्पल मान लें आपके, अगर आपके 2 बड़े भाई है,
आपके फादर, आपके बड़े भाई, तीनों मिलकर बिजनेस खोलते हैं और आप भी उस कंपनी में बिजनेस करना चाहते हो, वो आपके फैमिली बिजनेस में, और अगर आपको पैसा लगाना हो खुद का तो कितना लगाएंगे आप? और अगर मैं बोलूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगाना है, कितना लगाएंगे आप? तो लॉजिकल पॉइंट है कि अगर मैं कॉमन सेंस की बात करूँ तो आप कहाँ लगाओगे पैसा ज़्यादातर? अपने बिजनेस में, क्योंकि वो ग्रो करना है, क्योंकि आपका उस बिजनेस में क्या है, पर्सनल इंटरेस्ट है। रिलायंस में भी लगाओगे लेकिन कम लगाओगे, क्योंकि रिलायंस के ग्रो होने से आपका फायदा सिर्फ किसका है, वो डिविडेंड मिलने का, उसके अलावा आपका फायदा नहीं है। बट अगर अपने कंपनी में लगाओगे तो कंपनी को बहुत तरह से फायदा होगा, तो आपका इंटरेस्ट है। तो द बिगर अमाउंट यू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, इट शोज दैट यू आर टेकिंग मच इंटरेस्ट इन द कंपनी बाय द अमाउंट ऑफ मनी। तो पैसा लगाकर भी मालूम पड़ता है कि आपका कंपनी में कितना इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है। ठीक है, सिंपल भाषा में इट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन्स, वो सर्कल में कई लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन्स टू द कॉमन स्टॉक, पूल बनाए गए कॉमन स्टॉक of the company which form the capital of the company. So individually they are called as share, but collectively they are called as capital, and that's why we have a name called as share capital. Share capital, and I told you in the first lecture also, the complete thing is called as share capital, the particular ratio is called share, the person is called as shareholder, the proof they have is called as share certificate. तो ये जो जितने भी नाम आप यूज़ करते हो, शेयर होल्डर, शेयर सर्टिफिकेट, शेयर्स और शेयर कैपिटल, ये चारों वर्ड इसी डायग्राम में आते हैं। ठीक है ना, ये पूरा कैपिटल, ये पूरा सर्कल क्या है, शेयर कैपिटल, ये शेयर है। तो ये ए बी सी, ये सब ए बी सी कौन है, ये है शेयर होल्डर, और इनके पास क्या होगा, एक ऐसा कुछ तो भी सर्टिफिकेट होगा जिस पे लिखा रहेगा शेयर सर्टिफिकेट, और वो सब मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे वाले चैप्टर में। तो ये प्रूफ है उनके पास शेयर सर्टिफिकेट्स। तो शेयर, शेयर सर्टिफिकेट, शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल, चारों वर्ड अपन कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन था शेयर कैपिटल का, इस चैप्टर का, कि शेयर क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं शेयर कैपिटल का जो प्रकार है, वो कितने टाइप के शेयर्स होते हैं। ठीक है ना, कितने टाइप के शेयर्स हो सकते होंगे वो देखते हैं। तो सबसे बड़ा जो टॉपिक उसका नाम है ऑथराइज कैपिटल। याद है आपको, एमओए का 5वां क्लॉज, नेम, रजिस्टर ऑफिस, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, 5वां क्लॉज, कैपिटल क्लॉज। एंड when we covered that topic of capital clause, what we covered, कैपिटल क्लॉज का मतलब होता है कौन सा कैपिटल, ऑथराइज्ड या नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल, यानी वो कैपिटल जो कि जिससे कंपनी क्या हुई है, रजिस्टर्ड हुई है। ठीक है, यानी इसके दो पार्ट्स होते हैं। जितना ऑथराइज, जैसे मान लो ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख शेयर्स का, 10 लाख शेयर का क्या है, ऑथराइज कैपिटल है। तो उसमें से क्या आएगा, एक पार्ट इशूड कैपिटल, और जो नहीं हुआ वो क्या कहलाएगा, अनइशूड। मतलब मान लो कंपनी ने 8 लाख शेयर इशू किए, तो 2 लाख शेयर क्या किए होंगे, अब तक इशू नहीं किए होंगे। कॉमन सेंस है, 10 लाख का शेयर है, 8 लाख इशू किए तो 2 लाख इशू नहीं किए, तो 8 लाख क्या बन जाएगा, इशूड कैपिटल, 2 लाख क्या बन जाएगा। अब मैं इंटू इंटू कितने रुपये का शेयर है वो भी मैं दिमाग लगा नहीं रहा हूँ, वो 10 रुपये का शेयर होगा मान लो। ठीक है ना, ऐसे, तो ये भी इंटू 10, ये भी इंटू 10। ठीक है, छोड़ो उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। फिलहाल इशूड कैपिटल क्या होता है। अब इशूड कैपिटल जब कंपनी इशू करेगी तो लोग क्या करेंगे, उस शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सब्सक्राइब करेंगे। तो नेक्स्ट इस पे दो पार्ट आता है जिसका नाम होता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल और अनसब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब मतलब 8 लाख, देखो अब 8 लाख में 3 बातें हो सकती है, या तो शेयर्स क्या हो सकता है, ओवर सब्सक्राइब, बुलाए 8 लाख थे आए 10 लाख, बट वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। दूसरा होता है बुलाए 8 लाख आए 8 लाख, ये बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, बट रियल लाइफ में इतना इत्तेफाक, इतना कोइंसिडेंस कि बुलाए भी 8 लाख आए भी 8 लाख, ऐसा बहुत रेयर है रियल लाइफ में। किताबों में तो कुछ भी हो सकता है, किताबों में कुछ भी होता है, किताबों की बात नहीं कर रहा मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट रियलिटी। एंड इन रियलिटी आई डोंट थिंक कि जितने शेयर बुलाए थे उतने ही शेयर क्या होंगे, सब्सक्राइब होंगे, या तो कम होंगे या ज़्यादा होंगे। अमूमन नॉर्मली क्या होता है, रियल लाइफ में ज़्यादा ही सब्सक्राइब होता है। बट मान लो अगर कम हुए तो क्या करोगे, अलॉट करोगे। तो मैंने बताया भी था आपको कुछ दिनों पहले भी, और अब फिर से बताता हूँ कि व्हेन यू गेट लेस देन 90% सब्सक्रिप्शन, पूरा अलॉटमेंट फेल हो जाता है। ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, अलॉटमेंट के लिए सब्सक्रिप्शन अमाउंट चेक करनी पड़ेगी, और वो कितना होना चाहिए, 90%। तो आप सब्सक्राइब कैपिटल शुड भी 90%, मतलब मान लो कम से कम 7,20,000 के ऊपर होना चाहिए। मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7.5 लाख शेयर इशू हुए, तो मान लो 50 लाख शेयर, 50,000 शेयर इशू नहीं हुए या सब्सक्राइब नहीं हुए, तो यानी लॉजिकल क्या हुआ, 10 लाख है
इशू 8 लाख की है, लोगों ने 7.5 लाख लिए, मतलब 50,000 शेयर नहीं लिए, 2 लाख दिए नहीं, 50 लिए नहीं, मतलब 2.5 लाख टोटल क्या बन जाएगा, अनसब्सक्राइब्ड टोटल, और 7.5 लाख क्या बन जाएगा, सब्सक्राइब। लॉजिकली समझ में आ रहा है? तो 10 लाख में से 2 दिए नहीं और 50 लिए नहीं, तो 2.5 लाख के शेयर्स लिए ही नहीं लोगों ने, 7.5 लाख के लिए है। तो ये डायग्राम बराबर बन रहा है। ये थ्योरी आपकी पूरी 1 बाय 1 नोट्स पे दी होंगी, मॉड्यूल में, नोट्स में, सीक्वेंस वाइज। ठीक है। अब सब्सक्राइब कैपिटल के 2 पार्ट होते हैं फिर। ठीक है, एक होता है कॉल्ड अप और एक होता है अनकॉल्ड। मतलब आप जो 10 रुपए का शेयर दिख रहा है था आपको यहाँ पे तब से, अब वो हो सकता है कि कंपनी 7.5 लाख शेयर पे कितना कॉल करे, लेट से 6 कॉल करे, तो 7.5 लाख शेयर पे जो 4 है वो क्या बन जाएगा, अनकॉल्ड। आ रहा समझ में? 6 बुलाया है, मतलब 4 रुपए नहीं बुलाया अब तक के, तो 6 रुपए क्या कहलाएंगे, कॉल्ड अप। 4 रुपए नहीं बुलाया वो क्या कहलाएंगे, अनकॉल्ड। ठीक है। और कॉल्ड अप में फिर 2 कैटेगरी आती है, पेड अप और कॉल्स इन अरियर्स। बता 6 बुलाए, हो सकता है लोगों ने, कई लोगों ने कितने रुपए पे किए, 6 लोगों ने पे किए, 6 रुपए पे किए, पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने क्या नहीं किए होंगे, 2 रुपए नहीं पे किए होंगे। मतलब जैसे कि 7 लाख शेयर्स पे तो 6 रुपए आ गए, बट 50,000 शेयर्स पे सिर्फ 4 ही आए, 4 ही आए। तो वो जो 2 लाख शेयर्स है, सॉरी 50,000 शेयर्स पे जो 2 रुपए है, 4 आए, मतलब 2 रुपए नहीं आए, तो 2 रुपए क्या कहलाएंगे, अनकॉल्ड, ये सॉरी अनपेड आएंगे। तो वो समझ में क्या बोला मैंने, 7.5 लाख शेयर पे 6 रुपए बुलाए थे, ये कॉल्ड में। कॉल्ड में क्या होता है, 7 लाख वालों ने 6 रुपए दिए, 50,000 वालों ने 4 रुपए दिए, तो बचे 50,000 वालों ने 2 रुपए नहीं दिए, और वो नहीं दिए वो कहाँ जमा हो जाएंगे, अनकॉल्ड, अनपेड में। और फिर आपको पता ही शायद ये, एक तो या तो क्या होगा, 2-3 बार धमकी देंगे, विल गिव नोटिस, एंड देन क्या कर देंगे, इसको फोरफिट भी कर सकते हैं, एंड देन री इशू भी कर सकते हैं। ये पेड अप कैपिटल है। और कई बार देखो नोट्स में या बुक में आपको देखो याद है ना, ओपीसी का कितना कैपिटल होना चाहिए, 50 लाख। ओपीसी का 50 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए क्या, पेड अप कैपिटल। स्मॉल कंपनी का कैपिटल कितना होना चाहिए था, 50 लाख। आप लोगों ने सीएस पढ़ा होगा, सीएस कौन सी कंपनी में इंपॉर्टेंट है, जिस कंपनी कैपिटल 5 करोड़ 10 करोड़ होता है, पेड अप कैपिटल। सब कुछ पेड अप कैपिटल से दिखते हैं, ऑथराइज ऑथराइज से नहीं दिखते। एक और चीज़ यहाँ पे भी, अनकॉल्ड कैपिटल में आ सकते हैं। अनकॉल्ड में तो एक हो सकता है रिजर्व कैपिटल और एक होता है अनरिजर्व कैपिटल। जैसे एग्जाम्पल, ये 4 रुपए कौन से थे, अनकॉल्ड। अनकॉल्ड मतलब बुलाए नहीं है, बट कैन वी कॉल इट इन फ्यूचर, 2-4 महीने में, 6 महीने में कॉल कर सकते थे 4 रुपए को, हाँ। बट अगर मैंने इस अनकॉल्ड में से एक हिस्सा कहाँ बना दिया, रिजर्व, मतलब मान लो ₹2 मैंने क्या बना दिया, रिजर्व, तो बच्चे ₹2 क्या हो जाएंगे, अनरिजर्व। मतलब ये कौन सा कैपिटल है, अनकॉल्ड, अनकॉल्ड ही है। मतलब क्या ये 4 रुपए में से मैं ये 2 रुपए, ये वाले 2 रुपए 2-4 महीने में बुला सकता हूँ, आंसर इज यस। बट ये 2 रुपए मैं सिर्फ कब बुलाऊंगा, ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप इज कॉल्ड एज रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। तो ये बहुत अच्छा सा फ्लो चार्ट था एक आपका, इसको एक बार पॉज करके लिख लेना आप लोग। क्या बताया मैंने आपको, एक बार सुन ले पहले, फिर आप लिख लेना आराम से। ऑथराइज कैपिटल, कंपनी कैपिटल टोटल जिससे कंपनी रजिस्टर हुई है, उसका एक हिस्सा होता है इशूड, जितने शेयर्स कंपनी ने लोगों को बांटे हैं, जो नहीं बांटे वो हो गया अनइशूड। अब जितने लोगों ने बांटे उसका एक हिस्सा लोग लेते हैं, ये सब्सक्राइब, जो नहीं लिया वो अनसब्सक्राइब। जितने लोगों ने लिए हैं उनसे हम लोग पैसा कॉल करेंगे तो कॉल्ड अप, जितना कॉल नहीं किया वो अनकॉल्ड, मतलब वो बाद में कभी कॉल करेंगे। ठीक है, कॉल किया, कुछ लोग पूरा पैसा देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, दिए वाले पेड अप में आएंगे, नहीं दिए वाले कहाँ आएंगे, अनपेड में, या यू ऑल्सो कॉल इट कॉल सिनेरियस। और जो नहीं बुलाए वो बाद में बुलाएंगे, पर बाद में कब बुलाएंगे, तो 2 क्वेश्चन आते हैं फिर से। बाद में मतलब एक तो नियर फ्यूचर तो अनरिजर्व्ड, और एक तो ऑनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, रिजर्व। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट आप बना लें अच्छे से। इसको फिर इंग्लिश में लिखना है आपको, बस एग्जाम में आ गया, राइट डाउन द वेरियस टाइप्स या वेरियस काइंड्स ऑफ capital. So you can always write one by one. Authorized capital, issued capital is a part of authorized capital, subscribed capital is a part of issued capital, and like this. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग आराम से। ठीक है, जब भी आपको लगता है पॉज करके, सामने में यहीं पे है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या टाइप्स है शेयर कैपिटल के वो देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था क्लासेस, अभी काइंड देख लेते हैं। ये तो सबको पता है, इफ अ पर्सन कमिंग फ्रॉम आई गेस बीकॉम या फिर 11th-12th कॉमर्स, फिर तो यार ये बहुत बच्चों वाली चीज़ है, सबको पता है। 2 टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अभी इसमें क्या बताऊँ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इक्विटी में फिर 2 टाइप की आती है, एक तो होता है प्योर इक्विटी शेयर्स, और दूसरा आजकल एक नया बहुत फेमस चल रहा है, आजकल मतलब क्या पहले से था बट आजकल फेमस हो गया है, जिसका नाम है डीवीआर,
डिफरेंशियल वोटिंग राइट, डीवीआर। डीवीआर इक्विटी शेयर का पार्ट है, लेकिन वोटिंग रेट डिफरेंशियल होता है। नाउ लेट मी टेल यू क्यों होता है ऐसे शेयर्स, ठीक है, ये अपने को ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। शेयर विद डीवीआर, डीवीआरस आर नॉर्मली इशूड ओनली इन मेजरली इन केस ऑफ वन रीजन, in one case, and that is called as to avoid hostile takeover. DVRs are normally issued to avoid hostile takeover. Now आप थोड़ा सा, आपको समझ में कुछ आएगा नहीं फिलहाल, मैं समझा देता हूँ आपको। देखो, एक कंपनी में मान लो 1 लाख शेयर होल्डर है। अभी आप जरा कभी घर पे आके पूछना अपने पेरेंट्स से, रिलेटिव से, या शायद आप भी खुद ट्रेडिंग करते होंगे, किसी भी कंपनी के शेयर्स आप क्यों बाय करते हो? जस्ट सोच के देखो जरा, क्यों बाय करते हो? सो दैट आपको उस कंपनी का वोटिंग रेट मिले इसलिए, या आपको डिविडेंड या फिर प्रॉफिट मिले इसलिए? यस, मेजर रीजंस मैं जानता हूं। मेजर लोगों का रीजन क्या होता है? शेयर्स का वोटिंग राइट के लिए। अरे सोचो जरा, आप कभी किसी एजीएम में गए हो क्या? किसी भी बड़ी कंपनी के एजीएम में जाकर वोट करके आए हो क्या? डू यू रियली एक्सरसाइज योर वोटिंग पावर्स? नेवर। ना वोटिंग पावर लेते हो, ना कंपनी में जाते हो, ना मीटिंग अटेंड करते हो, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ। 95% शेयर होल्डर्स इसी कैटेगरी के होते हैं, इसी मेंटालिटी के होते हैं, और गलत भी नहीं है। वो लोग पैसा लगाते क्यों है? सिर्फ पैसा मिलने के लिए। जब ऐसे लोगों की मेंटालिटी होती है क्या, पैसा, ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है पता है आपको? जिस कंपनी के मान लो आप शेयर होल्डर हो, जैसे एग्जांपल मान लो आप शेयर होल्डर हो अंबुजा सीमेंट कंपनी के, ठीक है, यू आर शेयर होल्डर ऑफ सीमेंट कंपनी कॉल्ड अंबुजा, और उस कंपनी पर नजर किसकी है? रिलायंस कंपनी की है। रिलायंस सीमेंट में आजकल आया है, पता है आपको, 4-5 साल हो गए, रिलायंस इनटू सीमेंट इंडस्ट्री, एंड रिलायंस वांट टू एक्वायर अंबुजा कंपनी। अब ध्यान दें मैं जो बता रहा हूँ आपको, आप किसके शेयर होल्डर है? अंबुजा कंपनी के आप शेयर होल्डर है। बट आप में से मेजर लोग सिर्फ शेयर होल्डर क्यों है? पैसों के लिए। और उस कंपनी पे नजर किसकी है? नजर है रिलायंस सीमेंट की। वो चाहता है रिलायंस सीमेंट क्या करना? अंबुजा को परचेस करना। अब वो होता है दो तरीके टेक ओवर के, या तो रिलायंस अंबुजा से बात करे फेस टू फेस, इस कॉल्ड एज फ्रेंडली टेक ओवर, या तो वो पीठ पीछे टेक ओवर करे। पीठ पीछे करना मतलब होता है हॉस्टाइल। एंड हाउ ही विल डू? ही विल टॉक टू यू, लंबा लिंक, मतलब कंपनी जो एक्वायर करना चाहती है वो किससे बात करेगी? सीधा वो बात करेगी शेयर होल्डर से, और आपको क्या देगी? मान लो अगर अंबुजा का रेट चल रहा है 60 रुपीज पर शेयर, दे विल गिव यू 80 रुपीज पर शेयर। अब वो आपको 80 देंगे एंड यू हैव 60 रुपीज, आपको 80 देंगे, और बताओ आप क्या करोगे? बताओ ना। अगर आपको जो शेयर का रेट 60 चल रहा है, उसमें अगर आपको 80 मिले, 100 मिले, आप हाँ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? मैंने इसलिए पहले बैकग्राउंड पूरा क्लियर किया। आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पैसा। और गलत बात नहीं है, प्लीज डोंट डोंट थिंक तुषार सर बोल रहे कि अरे पैसा इंपॉर्टेंट है। सही बात भी तो है ना। आप कंपनी में कभी भी किसके लिए नहीं गए हो? वोटिंग के लिए नहीं गए थे, आप गए थे शेयर होल्डिंग के लिए, पैसों के लिए, और आपको पैसा मिल रहा है। और कोई कंपनी आपको क्या दे रही है? 100 रुपया दे रही है, जिसका शेयर का रेट 60 रुपया है। विल यू सेल योर शेयर्स टू रिलायंस सीमेंट? मेजर पीपल विल सेल देयर शेयर्स टू रिलायंस सीमेंट, पता है आपको। और जिस दिन आप सारे शेयर होल्डर बेच दोगे ना रिलायंस को, ओनर, उसके पास क्या आ जाएगा? उस कंपनी के पास कंट्रोल आ जाएगा, और कंट्रोल नहीं आना चाहिए। इसलिए व्हाट अंबुजा सीमेंट विल डू, वो आप जैसे लोगों के लिए, जिन लोगों का मेंटेलिटी क्या होती है? पैसा, जो गलत बिल्कुल नहीं है, बट पैसा है, उनको क्या देंगी? शेयर्स देंगी, बट वोटिंग राइट वाले शेयर नहीं देगी। वो दे विल गिव यू डिफरेंशियल वोटिंग राइट। इसमें आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा ज़्यादा रेट से, बट वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। यानी इससे हो क्या गया? आप भी खुश, आपको क्या मिला? कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल, आप खुश है, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट डिविडेंड मिलेगा, वो भी आप खुश है, बट वोटिंग राइट मिलेगी नहीं। वैसे ही आप क्या बोलते हो सर, हमको तो वैसे भी वोटिंग राइट चाहिए नहीं था। आप खुश, बट सबसे ज़्यादा खुश पता है कौन हुआ? अंबुजा सीमेंट, क्योंकि उसको पता है कि आप अगर पैसों के लिए हो, आपके पास शेयर्स तो है, लेकिन क्या नहीं, वोटिंग रेट वाले नहीं है। और रिलायंस सीमेंट वाली कंपनी आपको एक्वायर नहीं करेगी कभी, क्योंकि उसको पता है कि आप लोगों को एक्वायर करने से उसको क्या मिलेगा? कभी भी इक्विटी शेयर नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे? डीवीआर मिलेंगे, जिसपे वोटिंग राइट ही नहीं है। एंड नो वोटिंग राइट, नो कंट्रोल। याद है आपको वो होल्डिंग कंपनी, मोर देन 50% ऑफ वोटिंग राइट, कंट्रोल, कंट्रोल चाहिए था, कंट्रोल तो आ नहीं रहा है। तो डीवीआर बहुत बढ़िया तरीका है किसके लिए? उस कंपनियों के लिए जिन कंपनियों को अपना टेक ओवर बचाना है। बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये एक बार अपना अपन कवर करेंगे बाद में, ठीक है। तो डीवीआर ये कवर होता है। तो ये, और ये तो बहुत ही बच्चों वाली बात है, प्रेफरेंशियल कैपिटल। दिस पीपल हैव 2 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस। याद है आपको कौन से? जब भी कंपनी क्या बांटेगी हर साल डिविडेंड, पहले इनको मिलेगा, और जब भी कंपनी क्या हो जाएगी, वाउंड अप, पहले इनका पैसा वापस किया जाएगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। आई प्रिज्यूम, याद है प्रिजम्पशन, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस,
तो आई प्रिज्यूम कि अगर आप CS एग्जीक्यूटिव में हो तो आपने क्या किया होगा, या तो आपने क्या किया होगा 11th 12th करके आए हो, या तो फाउंडेशन करके आए हो, या तो फिर BCom कर रहे होंगे, कुछ तो कर रहे होंगे भैया। और इतना करके आपको कुछ तो मालूम होगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल। और कुछ भी नहीं मालूम होगा तो थोड़ा मुश्किल है फिर, ठीक है, क्योंकि अगले महीने एग्जाम है आपकी 2 महीने बाद, ठीक है ना, कैसे करेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान देंगे अच्छे से। प्रेफरेंशियल कैपिटल क्या होता है सबको पता अच्छे से। 2 टाइप की प्रेफरेंस होती है इनको, पहला वोटिंग राइट्स, दूसरा सॉरी वोटिंग राइट, आई एम सॉरी, इनको क्या मिलता है पहले, फिर 2 टाइप के प्रेफरेंस होते हैं। जब भी कंपनी क्या बांटेगी डिविडेंड, पहले इनको मिलेगा, और जब भी कंपनी वाउंड अप होगी पहले पैसा इनको मिलेगा, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब बहुत बेसिक है। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब जो डिविडेंड का रेट है वो क्या होगा, इनको जमा होकर मिलेगा। इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो अगले साल मिलेगा, पर मिलेगा, क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब उसमें जो भी मिलेगा इस साल उस साल है, नहीं मिला इस साल में नहीं मिला तो लैप्स, ठीक है। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, वो प्रेफरेंस शेयर जो फ्यूचर में रिडीम होते हैं, वो अपन पढ़ेंगे आगे थोड़ी देर बाद। और जो रिडीम नहीं होते कभी भी, ऐसा नहीं है, बताऊंगा आगे, ठीक है ना, रिडीम होते हैं। पार्टिसिपेटिंग मतलब कंपनी में कोई कल्चरल प्रोग्राम होने वाला, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले, डांस वांस में, ऐसा है क्या पार्टिसिपेट। जब कंपनी के क्या बचता है सरप्लस प्रॉफिट्स, उस पर ये कंपनी ये क्या करता है शेयर करता है, क्योंकि पहले मिलता है प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर बढ़ता है इक्विटी डिविडेंड, और जो बच गया नॉर्मली वो किसके लिए होता है, इक्विटी वालों के लिए ही। बट अगर शेयर्स कौन से होंगे पार्टिसिपेटिंग, तो जो एक्स्ट्रा सरप्लस बच गया ना उसमें भी क्या होगा, इनको शेयर मिलेगा, अगर वो कौन से होंगे पार्टिसिपेटिंग, और नॉन पार्टिसिपेटिंग वालों को नहीं मिलेगा। और चौथा कौन सा हो गया कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स इन फ्यूचर, नॉन कन्वर्टेबल मतलब रिडीमेबल, जो कन्वर्ट नहीं होंगे रिडीम हो जाएंगे। तो ये 8 पॉइंट्स है, बहुत बेसिक है। मतलब इस लेवल पे आके ये पढ़ाना बहुत टाइम पास है और बहुत, ठीक है, नॉट मतलब होता है ना नॉट रिक्वायर्ड इन रिवीजन क्लासेस। ये पढ़ लो। प्रेफरेंशियल रिडम्पशन के बारे में क्या बताया था मैंने आपको, सेक्शन 55 लगता है, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बहुत सिंपल है, हाउ टू इशू एंड रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सब मैंने बोल्ड करके दिया हुआ है, आपको सिर्फ अंडरलाइन करते चलना है, यहाँ पे पढ़ते जाना है। कंपनी जो भी कुछ करेगी किससे पूछ के करेगी, जनरल मेंबर से पूछ के करेगी। क्या बुलाकर, पहले जनरल मीटिंग बुलाकर उसमें अप्रूवल लेगी। हाँ, अब चूंकि कंपनी क्या पास कर रही है, ये नया टॉपिक सुन लो अच्छे से। कंपनी क्या पास कर रही है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर रही है, तो कंपनी सेक्शन 102 के मुताबिक क्या देगी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ये 2 वर्ड पे ध्यान देना, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट विल बी अनेक्स्ड टू द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। और व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस 2 वर्ड्स, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मतलब यू टू एक्सप्लेन टू द मेंबर्स व्हाई, एक्सप्लेन करना पड़ता है। अच्छा, एक्सप्लेन कब करना पड़ता है, जब कोई चीज सिंपल है या टफ है, जब कोई चीज कैजुअल है या इंपॉर्टेंट है। इफ समथिंग इज वेरी कैजुअल, आई डोंट थिंक यू एक्सप्लेन टू द पीपल, बट वेन एवर यू एक्सप्लेन टू द पीपल यू थिंक दैट इट इज वेरी सीरियस। तो सीरियस चीज है, इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, तो आप क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो। मेंबर्स को भी आपको क्या देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, why you want to issue and redeem preference shares and why you need to pass a resolution. You have to give them a explanatory statement which will be attached to the notice as per section 102. नोटिस हम लोग पढ़ेंगे अभी कुछ दिनों बाद, सेक्शन 101, और उसके साथ में अटैच किया जाएगा। एंड वहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, रेलेवेंट मटेरियल फैक्ट्स बताने पड़ेंगे। क्यों मतलब वाई यू आर गोइंग फॉर दिस, वाई व्हेन हाउ, ये सब बताएंगे, ठीक है। आसान था। फिर ये बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, कंपनी विल हैव विच शेयर्स रिन्यूएबल, बट डजंट मीन कि रिन्यूएबल नहीं हो रहे लॉन्ग टर्म। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है नो कंपनी शैल इशू irredeemable preference shares or redeemable preference shares for redemption period beyond 20 years। मतलब शॉर्ट में क्या बोला है कि अगर कंपनी के कौन से शेयर्स होंगे इरिडेबल भी, तो भी वो 20 साल तक क्या नहीं होंगे, 20 साल के ऊपर तक नहीं जाएंगे। मतलब 20 साल तक तो क्या हो जाना चाहिए, वो रिडीम हो ही जाने चाहिए। अगर कौन से शेयर्स होंगे इरिडेबल, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर शेयर्स कौन से होंगे इरिडेबल, तो बेशक आप क्या करो, उसको रिडीम मत करो, पर कब तक मत करो, 20 साल तक के। बट जैसे 20 साल हो जाएंगे आपको उसको रिडीम करना ही पड़ेगा, यू कांट गो बियॉन्ड 20 ईयर्स। ये नॉर्मल कंपनी के लिए हुआ, पर अगर यही चीज़ कौन सी कंपनी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो, तो ये पीरियड 20 साल की जगह कितना हो जाता है, 30 साल का। एक्सीडिंग 20 ईयर्स बट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। मतलब फॉर द डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर्स of infrastructure company, the period can be 1 year to 30 years.
फॉर अदर कंपनी द पीरियड विल बी 1 ईयर टू 20 ईयर्स। 1 ईयर भी क्या, 6 महीना वगैरह भी चल जाता है, ठीक है, बट देन अब 6 महीने 1 साल के लिए कोई डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर इशू थोड़ी करता है। वो तो इशू थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब 5-10 साल, मतलब चलो लॉन्ग टर्म मतलब 20 साल ले लो, बट 20 साल के ऊपर नहीं, बाकी कंपनी के लिए, बट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए 30 साल के अंदर। अभी क्वेश्चन भी आया था जून या दिसंबर में, एवरीवन मस्ट बी हैविंग स्कैनर, क्वेश्चन आया था, कितना बढ़िया क्वेश्चन आता, देखो अभी इसको पढ़ के आप लिख सकते हो। क्वेश्चन आया था कि एवरी कंपनी मस्ट रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स विद इन 20 ईयर्स, कमेंट, और आंसर क्या लिखोगे, नो, यस। मैंने बताया था आपको वो 4 पैराग्राफ्स। पहला, द स्टेटमेंट इज नॉट परफेक्टली करेक्ट, एवरी कंपनी मस्ट रिडीम डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर विद इन 20 ईयर्स एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इंफ्रा कंपनी। ये पहला पैराग्राफ रहेगा आपका। देन पैराग्राफ 2 ये लिखोगे, यस लाइन सही है, 20 साल तक होते हैं। पैराग्राफ 3 में क्या लिखोगे, हाउ एवर, इस पर एक एक्सेप्शन भी है, पैराग्राफ 3 एंड पैराग्राफ 4, देयरफॉर फ्रॉम द डिस्कशन वी कैन ऑलवेज गिव अ कंक्लूजन कि ऐसा ऐसा होगा। मतलब आपको 4 पैराग्राफ बकायदा खोले करके अच्छे से प्रॉपरली समझाते हुए लिखना है, एकदम चढ़ के एकदम से यस आंसर इज यस आंसर इज नो, ऐसा मत करना, थोड़ा सा पेशेंस रख के समझ के लिखना। दोनों आंसर्स हैं। क्वेश्चन देखना कभी जून या दिसंबर का, जून का था शायद, मुझे अच्छे से याद आ रहा है, जून 2015 का क्वेश्चन है ये। एवरी कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर्स फॉर नॉट मोर देन 20 ईयर्स, नॉट मोर देन 20 ईयर्स, कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं है, ठीक है। खैर, तो इसको पढ़ना अच्छे से बाद में। आगे बढ़ता है, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स का सेक्शन है 288 एंड प्रोसीजर दी हुई है सेक्शन 54 में। 2 सेक्शंस है, स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट पसीना, ठीक है ना, पसीना बहुत आ रहा है तो पसीना पोंछने के लिए अपन ने धुआं निकाल लिया। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स मतलब जो बंदा कंपनी में पसीने बहाता है, मतलब जैसे एग्जांपल, मुझे अगर कंपनी में शेयर चाहिए तो मैं जाके छत पे खड़ा हो गया कंपनी के धूप में, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, मार्च अप्रैल महीना है, छत पे खड़ा हो गया धूप पे, बहुत पसीने आए, फिर शाम को नीचे उतरा, एमडी को बोला सर देखो कितने पसीने आए, मुझे क्या चाहिए, इक्विटी शेयर चाहिए, है ना। तो फिर आपको क्या मिलेगा, ठीक है, आपको क्या मिलेगा मालूम है फिर, ठीक है, वो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। बेटर है कि ढंग से पढ़ो उसको, व्हाट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो खैर सब समझते अच्छे से, तो मैं मजाक कर रहा था, आपको पता ही अच्छे से स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब, यस स्वेट का मतलब पसीना ही होता है, बट पसीना इस लिहाज से नहीं जाके छत पे खड़े हो गए, पसीना मतलब कंपनी में बोलते हैं ना, कहावत होती, खून पसीना बहाया, मेहनत किया बहुत, ऐसा एग्जाम्पल जिसमें कंपनी के कुछ लोग, कुछ चंद लोग, वो चंद लोग कौन होते हैं, या तो कंपनी के पुराने लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय या तो फिर पुराने डायरेक्टर्स, ऐसे लोग जिन्होंने कंपनी में क्या किया है, देखो डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज जिन्होंने कंपनी में बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। कंपनी जब ये लोग ज्वाइन किया था तब कंपनी एवरेज थी या प्रॉफिट मेकिंग नहीं थी, बट आज कंपनी टॉप पर है बिकॉज ऑफ दिस पीपल। ऐसे लोगों की वजह से कंपनी आज ग्रो कर ली है। अगर ऐसा कुछ प्रूव करते हैं आप, तो ऐसे लोगों को क्या मिल सकता है, रिवॉर्ड में शेयर मिल सकते हैं। देखो पैसा सबको मिलता है, एवरीवन गेट मनी, वो तो नया एम्प्लॉय जो ज्वाइन करता है ना 2 महीने पुराना, उसको भी क्या मिल रही है कंपनी में, सैलरी, और जो बंदा 20 साल से कंपनी में, उसको भी क्या मिल रही है, सैलरी। तो पैसा तो देखो सबको पता है, वो पढ़ा होगा आपने मैनेजमेंट में, वो पे आते थ्योरी ऑफ पिरामिड, ऐसा कुछ तो भी पढ़ा होगा आपने, अ, याद है क्या कुछ ऐसा, वो पिरामिड वाला, ये वाला देखो, हम्म, ये था कुछ तो भी ऐसा, ये याद है क्या, ये क्या था, वो बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, ये वाला। फिर उसके बाद क्या क्या लगता है लोगों को, वो सेल्फ एक्चुलाइजेशन, सेल्फ नीड, सेल्फ ग्रोथ, वो स्टेटस, रिस्पेक्ट, वो सब चाहिए ना। तो वैसे वाली बात होगी। तो जरा सोचिए, देखो जरा, हर कंपनी में जो डायरेक्टर है, एम्प्लॉई है, मेहनत कर रहा है एंड गेट मनी, अरे बट मनी इज इंपॉर्टेंट, बट कितने दिन तक के, मनी के अलावा क्या क्या चाहिए, कुछ रिस्पेक्ट चाहिए। और जब कंपनी क्या बांटती है आपको पता है, आपको व्हेन द कंपनी इशूज सर्टिफिकेट शेयर्स टू यू, यू गेट द, यू बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी, you become company's owner, and soon the you become owner, you feel privileged, you feel proud that कंपनी मेरे लिए कुछ कर रही है, कंपनी कुछ अच्छा कर रही है आपके लिए, तभी कंपनी आप कंपनी की वजह से ग्रो हो रहे हो। और फायदा भी देखो ना, अगर मान लो कंपनी में 50 एम्प्लॉई है, मुझे और किसी मेरे मित्र को शेयर मिले, सर्टिफिकेट शेयर्स, सिर्फ 2 लोगों को, 48 लोगों को नहीं मिले, तो बाकी 48 लोग क्या कर सकते हैं अगले बार से, या तो मेरे को मार पीट के भगा देंगे, तुषार को मिलता है हमको क्यों नहीं मिलता, भगाओ,
इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला। उससे दूसरा एग्जाम्पल कौन सा अच्छा है, तुम भी काम करो, तुम भी काम करो, तुमको भी मिलेगा अच्छे से अगले बार, तो तुम भी खुश, कंपनी सबसे बड़ी खुश। इसलिए ये शेयर बांटते हैं, बट या तो बांटते इशूड डिस्काउंट पे, या तो फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश, या तो फ्री में बांटते या तो फिर बांटते डिस्काउंट में। ठीक है, तो ये अपन पढ़ेंगे आगे। फॉर प्रोवाइडिंग, मेन पॉइंट ये है, क्यों बांट रहे हैं उनको शेयर्स। तो मैंने पहले बताया आपको, ऐसे लोगों ने कंपनी को क्या किया है, प्रोवाइड किया है टेक्नोलॉजिकल राइट्स, नॉलेज, समथिंग समथिंग क्रिएटिव जो बाकी एम्प्लॉय नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग कंपनी में इतना कुछ करते हैं जिससे कंपनी बहुत ऊंचाइयां छू रही है। सिर्फ क्लरिकल काम, लेबर वाला काम, दिमाग वाला काम, सॉरी मतलब गधा मजदूरी कर रहा है, सुबह 9 बजे आ रहे हैं, 6 बजे आ रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप भले 2 घंटा कमाओ, बट आप दिमाग से क्या कर रहे हो, कंपनी को ग्रो करा रहे हो। यहाँ पे टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। ऐसे लोगों ने कंपनी के लिए बहुत एफर्ट्स दिए, कंपनी को ऊंचाई तक, नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। तो ऐसा कुछ अगर प्रूव हो जाए आपके वर्क से, तो आपको क्या मिलेगा, स्वेट इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, समथिंग कुछ नया मिलेगा। बाकी तो ठीक है, सबको मिलता है। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम 2011 में देखो वर्ल्ड कप इंडिया जीत के आई थी, मालूम है ना आपको, 2 बार वर्ल्ड कप जीत के आई थी। 2007 में T20 वर्ल्ड कप, और 2011 में फिर जो हमारा मेन वर्ल्ड कप ICC का वर्ल्ड कप। अब मुझे बताओ, इसके पहले 50 क्रिकेट कैप्टनों ने इंडिया को कैप्टनशिप की हुई है ना, कितने कैप्टन थे अलग अलग, सब ने की हुई है, बट कोई जीत नहीं पाया वर्ल्ड कप। एक तो कपिल देव साहब सिर्फ जीते थे, उसके बाद कोई जीत ही नहीं पाया 22 साल तक के, 28 साल तक के। जस्ट सोचो, देखो सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा प्लेयर, सचिन, द्रविड़, बट इन्होंने नहीं जीत पाया वर्ल्ड कप, बट धोनी आया और वो जिता के दिया। तो धोनी, अब जस्ट सोच के देखो जरा, एग्जांपल बता रहा हूँ, ये मैं एग्जांपल में भी रॉन्ग होगा, बट जस्ट सोच के देखो, तो सचिन और धोनी, सबको तो पैसे तो मिलेंगे खेलने के, बट विल धोनी गेट समथिंग एक्स्ट्रा, बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ हिज कैप्टनशिप, इंडियन क्रिकेट टीम अचीव न्यू हाइट्स इन T20 एंड एवरीथिंग, नंबर 1 टीम बनी। जस्ट एग्जांपल सोचो जरा। तो क्या ICC, या सॉरी ICC क्यों, BCCI, will they give some extra thing to धोनी, some extra, सर ही विल गेट मनी। अरे मनी तो सबको मिल रहा है यार, वो तो सबको मिल रहा है, फिर तो आशीष नेहरा का भी मिलता है। हम्म, आशीष नेहरा का भी क्या मिलता है, पैसा मिल रहा है। पैसा छोड़ो, पैसे के अलावा कुछ इज्जत, रिस्पेक्ट, नाम, शोहरत, कुछ इंपॉर्टेंट है, और वो किसको मिलती है, सिर्फ उस बंदे को जिसने कुछ अचीव किया है, कुछ अच्छा किया है। तो कुछ एक्स्ट्रा सोचो जरा, ठीक है ना। तो वही कंपनी वाले भी किसको देते हैं, उसी एम्प्लॉय को जो उन्होंने कंपनी में बहुत कुछ एक्स्ट्रा किया है, दे हैव गिवन सम वैल्यू एडिशन या IPR। प्लेयर तो सभी खेलते हैं ना, सभी क्रिकेट खेलते थे, धोनी ने क्या किया, कुछ अलग किया, तो इसलिए उसको कुछ अलग रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, वट एवर, इट्स न्यू फॉर्म ऑफ रिटर्न, न्यू फॉर्म ऑफ रिटर्न, मैंने बताया ना आपको, पैसों के अलावा कुछ और। एंड फॉर दैट वी हैव कंपनी एक्ट रूल्स ऑल्सो, एज वेल SEBI गाइडलाइंस। अगर कंपनी लिस्टेड होंगी तो SEBI गाइडलाइन पढ़नी पड़ेंगी, और कंपनी लिस्टेड नहीं है तो फिर तो खैर कंपनी एक्ट ही पढ़ना है। सेक्शन 288 डेफिनेशन, और 54 सेक्शन में क्या दिया हुआ आपको, पूरा प्रोसीजर। ठीक है, वो आगे अपन पढ़ेंगे, ये रहा। ठीक है ना, 54 में दिया हुआ है, ये सेक्शन 54 लिख लो आप। ठीक है ना, सेक्शन 54। हाँ, कंपनी वही क्या करेगी, जनरल मीटिंग कॉल करेगी, फिर रिजोल्यूशन पास करेगी, कौन सा वाला पास करनी चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है ना, अब इसमें 3-4 बातें रहेंगी, कितने नंबर ऑफ 4 बातें रहेंगी, कितने नंबर ऑफ शेयर बांट रहे हैं, उसका करंट मार्केट प्राइस क्या है, सबसे बड़ी बात इशू प्राइस कितनी है, मतलब कितने रुपए में बांट रहे हो, और चौथा कौन से टाइप के एम्प्लॉयज़ को बांट रहे हो। 4 बातें। पहला, नंबर ऑफ शेयर्स, मान लो आप बोल रहे हो हम 10 लाख बांट रहे हैं, ठीक है, व्हाट्स द मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस 800, ठीक है, कितने में बांट रहे हो, या तो फ्री में या तो पैसे ले रहे हो, 400 रुपया। इससे मालूम क्या पड़ेगा, अगर आप बांटते हो फ्री में तो मालूम पड़ेगा डिस्काउंट कितने रुपये का मिला है, पूरा 800 का, और अगर आप बांट रहे हो 400 में तो डिस्काउंट कितना का मिला है, 400 रुपये का। मतलब ये मालूम तो पड़ेगी कितने डिस्काउंट में बांट रही है, जस्ट फॉर अ डिसीजन मेकिंग। तभी तो इसलिए जनरल मीटिंग बुलाई गई है। देखो, एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया मालूम है, बट एम्प्लॉय में से एक बंदा और भी था, डायरेक्टर। कहीं ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टर ही शेयर बांट रहे और वही काम कर रहे कंपनी में और वही शेयर ले रहे, नहीं। इसलिए यहाँ पे पॉइंट नंबर ये इंपॉर्टेंट है। और चौथा, कौन सा क्लास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं कि कंपनी के टॉप लेवल के लोग, मतलब जो कंपनी के रिलायंस और टाटा के, अगर मान लो मैं बात करूं, तो टॉप लेवल के लोग ही अपने पास शेयर रखते हैं। मतलब नया लोग आके काम कितने भी कर ले, हु गेट द शेयर्स, ओनली दैट सिलेक्टेड फ्यू पीपल, ऐसा नहीं। तो इसलिए ये भी चेक करना पड़ता है। ये 4 बातें आपको चेक करनी पड़ेगी रिजोल्यूशन में, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, बस। देन लॉकिंग पीरियड होता है 3 साल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई लॉकिंग पीरियड,
क्योंकि ऐसा ना हो कि शेयर होल्डर को जो माला बांटा है शेयर, वो आज ले ले सस्ते में और जाइए कल क्या करते बेच के आ जाए मार्केट में। मैंने आपको शेयर क्यों दिए थे, जस्ट सोच के देखो जरा। आप एम्प्लॉई मेरे कंपनी के, आई एम गिविंग यू बिकॉज ऑफ सम गुड थिंकिंग। मेरी कुछ अच्छी सोच है कि आप कंपनी शेयर होल्डर बनेंगे, आप ओनर बनेंगे, आपको प्राउड फील आएगा, यू विल फील कि चलो कंपनी मेरे लिए कुछ करी है। ये सब बातें सोच के दी थी मैंने। और आप क्या करते हैं, आपने शेयर लिए, कल गए बेच दिया। लिया शेयर 400 में, बेच दिया 800 में, 400 फायदा। या लिया फ्री में, बांट दिया 800 में। यार ये तो क्या मतलब हुआ। मतलब तो ऐसी वाली बात हो गई जैसे कि ओलंपिक्स होते हैं ना, ओलंपिक में कोई बंदा रेस पे दौड़ा, इंडिया से कोई बंदा गया था, ठीक है, रेसिंग के लिए दौड़ा 100 मीटर में या बॉक्सिंग के लिए गया, जीता, एंड ही गॉट गोल्ड मेडल। अब गोल्ड मेडल मिला तो था, हालांकि बंदा, जैसे मैरी कॉम का एग्जाम्पल ले लो, तो शी इज़ वेरी फेमस पर्सनैलिटी नाउ, बट देन शी बिलोंग टू वेरी वेरी पुअर फैमिली। सो कितना भी बड़ी बात हो जाए, ऐसा तो मैं एक सब गलत, मतलब माफ़ करें मुझे ऐसे एग्जाम्पल लेने में, लेकिन जैसे सोचिए देखो ज़रा कि मैरी कॉम को मिला गोल्ड मेडल, और वो गोल्ड मेडल लेके क्या करती, बेच देती मार्केट में जाके। क्यों? क्योंकि शी बिलोंग टू पुअर फैमिली, तो शी नीड मनी एंड शी सोल्ड द गोल्ड मेडल। इसलिए मैंने बोला माफ़ कर तो मुझे इस एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि वो कभी नहीं बेचेगी ऐसा। वो क्यों नहीं, वो थोड़ो कोई प्लेयर या कोई भी एक शरीफ इंसान या कोई भी देशभक्त इंसान जो देश के लिए कुछ कर रहा है, नहीं बेचेगा। फिर गरीबी में भले ही मर जाएगा लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि प्लीज अंडरस्टैंड, पैसा नहीं था वो, एक गोल्ड मेडल है, वो एक रिस्पेक्ट है, एक फीलिंग है। वही बेच दिया आप। यहाँ पे भी वही ले लो, थोड़ा सा दिमाग फील करके देखो, वैसे समझ में आएगा कि कंपनी आपको 20 साल के मेहनत के लिए कुछ शेयर बांट बांट रही है, ये बोलकर कि पैसा तो देते ही है, कुछ शेयर ले लो। और आप बिल्कुल अपनी, आपकी थिंकिंग एकदम ऐसी रही, आपने बोला यार शेयर छोड़ो, पैसा बेच देते हैं, फिर पर्पज ही पूरा फेल हो गया। ये सब दिमाग में रखते हुए लॉ ने क्या पॉइंट डाल दिया है, 3 साल का लॉक इन, मतलब आपने शेयर बेचेंगे ही नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू सेल द शेयर। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट किया, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। एंड एक कंपनी एक रजिस्टर बनाएगी जिसका नाम है फॉर्मेट नंबर SH3, फिजिकल रजिस्टर है ये SH3। ई फॉर्म नहीं है, मैं आपको ई फॉर्म अलग बताऊंगा, वो अलग है, ये फिजिकल फॉर्मेट है। और SH का मतलब शेयर्स, याद है सबको, MGT, INC, DIR, वैसे अब कौन सा वाला, SH मतलब शेयर्स, जहां शेयर्स होंगे वहां पे SH नाम का फॉर्म मिलेगा आपको, SH3। तो ये कुछ रूल्स हो गए। इशू 5 करोड़ के ऊपर होगा नहीं, और मैक्सिमम 15 करोड़ पेड अप इक्विटी कैपिटल का पोर्शन रहेगा, मतलब स्वेट इक्विटी शेयर्स का पार्ट कुछ टोटल कितना रहेगा कंपनी के पेड अप कैपिटल का 15% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और इन एनी केस इट शुड नॉट मोर देन, ठीक है, 25% ऑफ टोटल कैपिटल, 15% ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड 25% ऑफ टोटल कैपिटल। ये फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान दे देंगे आप। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी लॉजिकल पॉइंट। इशू ऑफ सर्टिफिकेट शेयर्स, पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा सेक्शन 288 मीनिंग ऑफ सर्टिफिकेट शेयर्स, मीनिंग डेफिनेशन, एंड देन वी कवर सेक्शन 54, ठीक है, 54 प्रोसीजर्स, ठीक है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। एज यूजुअल हमेशा का वही है, वेन एवर यू वॉन्ट टू राइट इट डाउन यू कैन पॉज एंड यू कैन रीड, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से तो बहुत ही आसान है फिर। अब व्हाट इज द सोर्स ऑफ कैपिटल, पैसे कहाँ से आ सकते हैं, 3 तरीके मैंने बताया आपको। बेस्ट तरीका होता है सबसे पहला पैसा, सबसे पहला पैसा कंपनी के लाइफ में पहली बार कहाँ से आता है, पहली बार कहाँ से आता है, वो आता है प्रमोटर से, ऑब्वियसली वो लोग जो कंपनी बनाते हैं उनके तरफ से पहली बार पैसा आता है। वंस इट इज रेज्ड, उसके बाद अगली बार पैसा कहाँ से आएगा, सर वो भी प्रमोटर से आएगा, पर प्रमोटर से पैसा आने की एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक आ सकता है। प्रमोटर अगर मान लो पैसे खत्म हो गए प्रमोटर के पास, पर कंपनी को पैसा चाहिए, तो कहाँ से आ सकता है, कैपिटल ओन्ड वाला। तो लॉ बोलता है कि इनिशियली मनी इज रेज्ड फ्रॉम प्रमोटर, इनिशियली। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, देन कंपनी कैन गो फॉर पब्लिक बाय रेजिंग प्रॉस्पेक्टस, इशूइंग प्रॉस्पेक्टस। अब कंपनी पब्लिक के पास, तो पहला जो ये तो पूरा पॉइंट था, ये था प्रमोटर वाला पहला। अब ये जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले ये पब्लिक से आएगा, ठीक है, पब्लिक से आएगा। इस पे पब्लिक तो बेस्ट तो तरीका है प्रॉस्पेक्टस बांटो, कंपनी विल इनवाइट इशू प्रॉस्पेक्टस, कंपनी विल इनवाइट एप्लीकेशन मनी, एंड देन कंपनी विल अलॉट शेयर्स, बेस्ट तरीका। बट किसको, ये ध्यान दो पब्लिक को। तो ऑब्वियसली ये टॉपिक किसको अप्लीकेबल हो रहा होगा, कौन से कंपनी को, पब्लिक कंपनी को। डज विल इट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी, ऑब्वियसली नो। तो ये किसको अप्लीकेबल होगा, ऑब्वियसली पब्लिक कंपनी को। फिर इन्वेस्टर्स पढ़ेगा प्रॉस्पेक्टस, आपका नेक्स्ट चैप्टर वही है पढ़ेंगे अभी, इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है प्रॉस्पेक्टस, तब ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो इन्वेस्टर प्रॉस्पेक्टस पढ़ेगा, समझेगा और कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ऑफर फॉर सेल। ये क्या हो सकता है, सोचिए जरा सा, ऑफर फॉर सेल।
company want to invite public to subscribe its shares but does not want to issue any additional shares. क्या हो रहा है सोचो जरा, कंपनी नए शेयर इशू नहीं कर रही है बट कंपनी ही बांट रही है, कैसे होगा? एनी वन नोज अबाउट दिस पॉइंट? ऑफर फॉर सेल, ये बाद में पढ़ते, प्राइवेट प्लेसमेंट पहले दूसरा पढ़ लो। ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल, थोड़ा स्पेस देके पढ़ो। ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल। ये शेयर्स कंपनी के शेयर्स नहीं है, ये शेयर्स कंपनी के शेयर नहीं है, ये शेयर किसके है? किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के है। ये शेयर किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के है जिसको अपने शेयर्स बल्क में बेचने थे। ध्यान दे मेरे एग्जांपल को, ठीक है ना? किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के शेयर्स है जिसको अपने शेयर्स बल्क में बेचने थे। उसने क्या किया? ही वेंट टू कंपनी एंड ही स्पोक टू द कंपनी। कंपनी क्या कर रही है? उसके शेयर्स मार्केट में बिकवा रही है। शेयर किसी इन्वेस्टर के है बट वो बिकवा कौन रही है? कंपनी बिकवा रही है। तो जब कंपनी बांटेगी लोगों को, प्रॉस्पेक्टस विल बी कॉल्ड एज प्रॉस्पेक्टस? नहीं, क्योंकि ये तो फ्रेश शेयर्स नहीं है, इसलिए लॉ ने बोला इसके लिए इट विल बी डीम्ड एज प्रॉस्पेक्टस, इट विल बी डीम्ड एट ऑफर फॉर सेल। अब लाइन पढ़ो। कंपनी वांट टू इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर्स बट डज नॉट वांट टू इशू एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब ये शेयर किसके थे? किसी शेयर नंबर होल्डर ए के। किसको बटेंगे अब? किसी शेयर होल्डर बी को। ए के शेयर बी को जाएंगे, कंपनी के ना शेयर बढ़े ना कम हुए। ये पॉइंट नंबर यहाँ पे कवर होता है, ऑफर फॉर सेल। क्लियर सबको? और थर्ड पॉइंट, ये तो बहुत ही आसान है, प्राइवेट प्लेसमेंट। व्हेन द कंपनी थिंक्स कि वो शेयर बांट सकती है पब्लिक को, तो ये पॉइंट आएगा। बट दे थिंक कि नहीं बांट सकती, तो कंपनी कौन सा टॉपिक यूज करेगी? प्राइवेट प्लेसमेंट वाला। मतलब कंपनी विल अलॉट शेयर्स टू सम ब्रोकर, अंडरराइटर, बैंक्स, टू बी वेरी प्रिसाइज सम सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, और उनको शेयर कंपनी बांटेगी और फिर कंपनी शेयर किसको देगी? ठीक है, मैं डायग्राम बना देता हूं आपको तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है ना? चलो देखो एक बार, 3 एग्जांपल्स थे आपके। पहला कौन सा एग्जांपल था? आईपीओ वाला। दूसरा ऑफर फॉर सेल, और तीसरा प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड होता कैसा है, देखो। आईपीओ में सीधा सीधा कंपनी विल गिव शेयर्स टू पब्लिक, सिंपल। कंपनी देगी शेयर्स पब्लिक को, क्लियर कट, वेरी सिंपल। ऑफर फॉर सेल में क्या होगा? एक शेयर होल्डर होगा, मिस्टर ए, उसके बाद शेयर से मान लो कंपनी के 5 करोड़, उसे किसको दिया? कंपनी को दिया। कंपनी किसको बुलाया? पब्लिक को बुलाया। दे कंपनी पब्लिक हो रही है, पर कौन से शेयर से? वो वही 5 करोड़ जो ये वाले थे, और वो ए के थे। तो क्या कंपनी बांटेगी प्रॉस्पेक्टस यहाँ पर? आंसर इज नो। कंपनी बांटेगी डीम्ड प्रॉस्पेक्टस, या फिर इसको नाम बोलते हैं हम लोग ऑफर फॉर सेल। और थर्ड प्राइवेट प्लेसमेंट, कंपनी विल गो टू सम ब्रोकर, बैंकर, अंडरराइटर, सम एजेंट, एंड देन कंपनी विल इशू टू पब्लिक। यानी इन पूरी कहानी में देखो, पब्लिक पब्लिक पब्लिक, इन पूरी कहानी में पैसा शेयर लेगा कौन? पब्लिक पब्लिक पब्लिक, लेगा पब्लिक। बट तरीका देखो, यहाँ पे डायरेक्टली कंपनी बांट रही है पब्लिक को, प्रॉस्पेक्टस, सीधा पहला वाला आईपीओ। यहाँ पे कंपनी ए को ए देता है कंपनी को, कंपनी देती है पब्लिक को, ये वाला पॉइंट। और तीसरा वाला कंपनी देती है किसी बैंकर को, ब्रोकर को, अंडरराइटर को, एजेंट को, और वो बांटती है पब्लिक को। इसको हम लोग बोलेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट। ये हो गया डीम्ड ऑफर और ये हो गया आईपीओ। ठीक है, समझे सबको? और बस थर्ड आखिरी वाला इसके बाद, तो ये हो गया पहला प्रमोटर। ये दूसरा पूरा डायग्राम जो था ये वाला, ये प्रमोटर हो गया। ये तेरा पूरा पब्लिक से हो गया, फ्रेश पब्लिक से। और इसके बाद वाला कौन सा होगा? ऑब्वियसली रेजिंग कैपिटल फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, दैट इज कॉल्ड एज, वी कॉल इट, वेरी सिंपल नेम इसका है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? राइट शेयर्स। ठीक है ना? इशू ऑफ राइट शेयर्स, राइट शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। यहाँ पे कौन थे? सब लोग पब्लिक थी। हाँ, ध्यान रखना, सब तरफ पब्लिक पब्लिक रहती है। फ्रेश पब्लिक, फ्रेश पब्लिक, फ्रेश पब्लिक। तो ये पब्लिक को हो जाएगा, तरीका अलग अलग है पर पब्लिक हो जाएगा। ये प्रमोटर से, ये अंदर के अंदर, ये पूरा बाहर से,
और फिर जब ये हो गया, शेयर होल्डर बन गए, उन्हीं लोगों से क्या इशू करना, राइट शेयर्स फॉर द इशू ऑफ शेयर। सेक्शन 62 लगता है इसके लिए, ठीक है, अपन पढ़ेंगे अभी। चलो कुछ बच्चे अच्छी बातें पढ़ लेते एक बार। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम बहुत सिंपल है। नए कंपनी एक्ट में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है नए कंपनी एक्ट में। पहले कंपनी एक्ट में आपने पढ़ा होगा तो 3 पॉइंट याद है आपको। इशू ऑफ शेयर्स कैन बी डन बाय पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। 3 तरीके थे, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट इन अर्लियर कंपनी एक्ट। इन न्यू कंपनी एक्ट एक चीज गायब है। आप शेयर सिर्फ किस पे होंगे, पार पे, प्रीमियम पे, पार पे, प्रीमियम पे, नो डिस्काउंट। और आप अकाउंट्स भी पढ़ोगे ना, आप अकाउंट से पहले बहुत क्वेश्चन आते थे, इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट, फिर आप एंट्री पास करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये सब एंट्री या बकवास। आज के बाद से इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट इज प्रोहिबिटेड, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम इज अलाउड। प्रीमियम पे अलाउड है, डिस्काउंट पे अलाउड नहीं है, डिस्काउंट पे अलाउड नहीं है, ठीक है। देखते हैं, इशूइंग द सिक्योरिटीज एट प्राइस मोर देन नॉमिनल वैल्यू ऑब्वियसली कॉल्ड एज प्रीमियम। एक्ट डज नॉट इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन। देखो एक्ट ने कुछ नहीं बोला है प्रीमियम कितना लेंगे। तो क्या मेरा अगर शेयर 10 रुपए का है, कैन आई चार्ज 1000 रुपीज ऑन दैट शेयर? 1000 रुपीज की जगह पे 2000 रुपीज, यस। जैसे मेरी डीवीडी की कॉस्ट अभी मान लो 4000 रुपए है, 3,000 रुपए है, कैन आई चार्ज 30,000 रुपीज, 30,000, यस। देखो वो अलग बात है कि कोई लेगा ही नहीं कोई लेगा ही नहीं। देखो दो अलग बात है, कैन आई चार्ज, कैन समवन स्टॉप मी बाय चार्जिंग 30,000 rupees or 50,000 rupees for a DVD? No one can stop me, please understand. It's just that कि if I charge so much high, no one will buy. क्या बढ़िया बन गया, if I charge so much high, no one will buy, वाह, ठीक है ना। तो शायर, ठीक है, खैर। तो एक्ट डज नॉट इम्पोज, वैसी एक्ट कभी नहीं बोलता क्या चार्ज करो आप, प्रीमियम चार्ज करो 10 रुपए 20 रुपए, आप प्रीमियम कितना भी चार्ज कर सकते हो। अब आप खुद सोच के देखो, इफ यू चार्ज मच प्रीमियम, विल पीपल बाय द शेयर्स? अगर कंपनी अच्छी होंगी तो बेशक बाय करेंगे, कंपनी अच्छी नहीं होंगी तो बाय नहीं करेंगे। तो मैं फिर से बताता हूँ, एक्ट ने कभी नहीं बोला कि प्रीमियम कितना चार्ज करेंगे, आप कितना भी प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। एक्ट सिर्फ ये बोलता है कि जो प्रीमियम का पैसा है वो कहाँ यूज होगा। एक्ट ने कभी नहीं बोला कि प्रीमियम का पैसा कहाँ, सॉरी कहाँ, कितना आएगा, कितना आएगा, ये एक्ट ने नहीं बताया। एक्ट बताता है कि वो पैसा कहाँ उपयोग में आएगा, कहाँ जाएगा, ये बताया है एक्ट ने। और क्या क्या बताया देखते एक बार। खैर तो मालूम है आपको, वैल्यू ऑफ प्रीमियम विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, सेकेंड हेड, रिजर्व सरप्लस, उसके अंदर में ये आता है। तो प्रीमियम क्या है हमारे लिए, इनकम नहीं है, क्या है हमारी प्रीमियम, लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी प्रीमियम हमारे लिए, क्योंकि हमको पहले से पता है कि प्रीमियम का पैसा कहाँ उपयोग में आने वाला है, प्रीमियम का पैसा कहाँ जाने वाला है, ये बात पहले से पता थी, पता है, ठीक है। कहाँ जाएगा, मेरे पास टोटल 4 तरीके हैं। पहला, कंपनी क्या बांट सकती है, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। बोनस शेयर फ्री में होता है, तो फ्री में जो शेयर बांटेगी उसका पैसों का कॉम्पोजिशन कहां से होगा, जो पैसा आपने प्रीमियम में लिया था उससे। इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, मैंने पैसा आपसे लिया एक्स्ट्रा प्रीमियम बनाकर, और आपको मैं क्या दूंगा, एक्स्ट्रा बोनस शेयर बांटूंगा। जैसे मान लो एग्जांपल, आपकी डीवीडी का कॉस्ट 3,000 रुपया है, मान लो मैंने डीवीडी ले ली, बांटी आपको 6,000 रुपये में, तो मैंने 2,000 3,000 रुपये क्या लिया, एक्स्ट्रा प्रीमियम लिया। पर मैं आपको क्या दूंगा अगले बार, आई विल गिव यू एक्स्ट्रा फ्री में एक बुक दूंगा, केस लॉ की बुक, आई विल गिव यू फ्री में माई रेगुलर नोट्स, फ्री में रिविजन नोट्स, फ्री में केस लॉ बुक्स, और जब अमेंडमेंट आएंगे अगले बार मैं फ्री में दूंगा आपको। अब आपको लग रहा है मैं फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, मैं आपको फ्री में नहीं दे रहा हूँ। मैंने आपसे पहले क्या लिया हुआ है, एक्स्ट्रा 3,000 रुपये लिया हुआ है। सोचो जरा सा, समझ में आपको आ रहा है, कंपनी ने एक्स्ट्रा पैसा लेके रखा था अपने पास प्रीमियम में, वो पैसा कंपनी कहाँ यूज करेगी, मेंबर्स को ही देने में, इन रिटर्न। किस तौर पे देगी लेकिन, तो तरीका अलग रहेगा, इन द फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, या फिर कंपनी विल राइट ऑफ इट्स प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो कंपनी बनने के पहले खर्च हुए थे। याद करो INC 1 भरना था, कंपनी बनने के पहले भरते हैं INC 1 की बाद में, वो नेम अवेलेबिलिटी वाला पहले भरते हैं, MOA ड्राफ्ट करना, सब कुछ करना, ये सब काम कंपनी बनने के पहले होता है। वो खर्चे कंपनी बनने के पहले वाले हम लोग क्या करते हैं, राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तीसरा
राइटिंग ऑफ कमीशन पेड या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। देखो, इशू ऑफ शेयर्स तो अब हो सकता नहीं डिस्काउंट पे, बट इशू ऑफ शेयर्स डिस्काउंट हो सकता है क्या, सर्ट इक्विटी वाला? हाँ। डिबेंचर हो सकते हैं इशू डिस्काउंट में? हाँ। अच्छा, इशू करने के लिए आपने क्या पे किया लोगों को? कमीशन पे किया होगा, ब्रोकरेज पे किया होगा। वो सब जो खर्चे आपने करे कंपनी में शेयर इशू करने के लिए, वो खर्चों को कहाँ से सेट ऑफ कर सकते हैं आप लोग? इस प्रीमियम के पैसों से। यू कैन सेट ऑफ ऑल दस एक्सपेंसेस बाय द प्रीमियम अमाउंट। और चौथा क्या है? प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। जब भी आप डिबेंचर रिडम्पशन करोगे तो आपको तब क्या देना पड़ता है? क्या देना पड़ता है आपको? प्रीमियम पे करना पड़ता है। जरूरी नहीं है, पर करते हैं लोग। तो इफ यू पे प्रीमियम ऑन दैट टाइम, द मनी विल बी यूज्ड फ्रॉम दिस। फोर वेज सेक्शन 52 खोल के देखना कंपनी एक्ट का, चार बातें मिलेंगी। पहला, फुली पेड बोनस शेयर। दूसरा, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तीसरा, राइटिंग ऑफ व्हाट, कमीशन या डिस्काउंट या फिर ब्रोकरेज ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। एंड चौथा, व्हेन द कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स फॉर दैट प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन विल बी यूज्ड बाय इशू ऑफ रिडम्पशन बाय प्रीमियम, जो प्रीमियम पे आया था। पांचवा पॉइंट एक और है, थोड़ा ट्रिकी है ये डिप्लोमेटिक है। इस पे अपन रूल लगाएंगे, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। टॉपिक है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। प्रीमियम का पैसा बोलता है कि मैं यूज नहीं करूंगा, पर हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है बायबैक। कभी आपने सुना होगा। एंड कैन द अमाउंट फॉर बायबैक बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम प्रीमियम अकाउंट? आंसर इज यस। सो द बायबैक कैन बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम प्रीमियम, बट प्रीमियम बोलता है कि मैं बायबैक के लिए पैसे दूंगा नहीं। दो बातें अलग है। सेक्शन 52 बोलता है कि मैं बायबैक के लिए पैसे नहीं दूंगा, बट बायबैक का सेक्शन क्या बोलता है कि मैं पैसा कहां से लूंगा? प्रीमियम से लूंगा। एक बोलता मैं नहीं दूंगा, एक बोलता मैं लूंगा। दोनों में क्या चल रही है? डिस्प्यूट। तो लॉ बोलता है क्या बनाओ इसमें? हार्मनी बनाओ। और हार्मनी में कौन सा जीतता है हमेशा? जो लेटर वन है, बाद वाला है, और स्पेसिफिक वन है। और ऐसे में यू कैन ऑलवेज से कि प्रीमियम का पैसा क्या हो सकता है? यूज हो सकता है। किसके लिए? बायबैक के लिए। तो लॉजिकली देयर आर 5 वेज यहाँ पे यूज होगा, बट सेक्शन 52 पूछा गया तो सिर्फ 4 ही वेज आएंगे। ठीक है, ये बहुत ट्रिकी है, आगे पढ़ेंगे अपन इसको अच्छे से। और ठीक है, डिस्काउंट में मैंने पहले बता दिया, क्लियर आंसर है प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स डिस्काउंट एक्सेप्ट सर्टिफिकेट शेयर्स, क्योंकि सर्टिफिकेट शेयर्स होते इशू किस पर है? डिस्काउंट पे, तो वो एक्सेप्शन है, बाकी डिस्काउंट पे हो सकता है इशू। ठीक है। एनी शेयर इशूड एट डिस्काउंटेड प्राइस विल बी वॉइड, एंड उसके लिए पनिशमेंट है। पनिशमेंट दो लोगों को है, कंपनी को भी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट। कंपनी को क्या पनिशमेंट है? पनिशमेंट है 1 लाख रुपए की फाइन, और ऑफिसर को बताता हूँ, ठीक है ना। इसके लिए पेनल्टी कितनी दी हुई है? 1 लाख से लेके 5 लाख तक फाइन है कंपनी को। मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख तक की फाइन है। और ऑफिसर को तो बेचारे को 1 लाख से 5 लाख की फाइन, या फिर 6 महीने की जेल, इम्प्रिजनमेंट, या दोनों भी हो सकता है। माता सोचो कितना फनी हो रहा है ये। एक तो शेयर इशू किया डिस्काउंट पे, मतलब डिस्काउंट में बांटा तो उस पर क्या हो गया कंपनी को? व्हेन यू इशूड एट डिस्काउंट उस पर लॉस हो गया, और लॉस हुआ तो हुआ, उल्टा पनिशमेंट अलग से पड़ गई, मतलब डबल चोट पड़ गई। डबल चोट पड़ गई कंपनी को, डबल नुकसान हो गया कंपनी को, और कंपनी को भी और डायरेक्टर को भी। और आपको क्या लगता है कंपनी को लायबिलिटी आएगी क्या? ये कंपनी क्या करेगी फिर? डायरेक्टर से वसूल कर लेगी, लिफ्टिंग ऑफ विल टाइप्स। क्योंकि इशू ऑफ शेयर से डिस्काउंट किसने किया होगा? कंपनी ने किया होगा। पेनल्टी कंपनी को मालूम है मुझे, पर कंपनी को मतलब किसके जैसे हुई होंगी? याद करो, लिफ्टिंग ऑफ विल बिकॉज ऑफ डायरेक्टर, एंड वही लायबल हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो आसान पॉइंट है, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक को इसको भी आगे पढ़ते नहीं, पहले क्वेश्चन लिख लो आप, और उसका क्वेश्चन थोड़ा सोच लिख के देखना अपने आप। क्या लिखता क्वेश्चन लिखना? इशू ऑफ सिक्योरिटीज एट डिस्काउंट, इशू ऑफ सिक्योरिटीज इन डिस्काउंट इज प्रोहिबिटेड। कमेंट लिख लिया? इशू ऑफ सिक्योरिटीज एट डिस्काउंट इज प्रोहिबिटेड, इशू ऑफ सिक्योरिटीज इन डिस्काउंट इज प्रोहिबिटेड। कमेंट क्या लिखेंगे आंसर? यस, नो, मे बी यस, मे बी नो, कैसे? इशू ऑफ सिक्योरिटीज एट डिस्काउंट क्या लिखेंगे?
यस लिखोगे, मार्क्स पूरे कटेंगे, पूरे कटेंगे। फिर कई लोग के दिमाग में आ रहा हूँ अभी जो पढ़ रहे होंगे, तो हाँ हाँ सर, एक्सेप्ट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स हो सकता है किस पे, ऐसे लिखो मिलेंगे। आप बार बार दिमाग में नहीं रखना मैंने क्या बोला है। मैंने बोला क्वेश्चन में इशू ऑफ सिक्योरिटीज, एंड व्हेन आई से द वर्ड सिक्योरिटीज इट कैन बी शेयर्स, सॉरी, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, नोट्स, कुछ भी हो सकता है। और मेरा पॉइंट किसको था, सेक्शन 53 वाला सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स पे था। तो व्हाट यू राइट सर, इशू ऑफ शेयर्स बोला था, इशू ऑफ सिक्योरिटीज नहीं बोला है। अगर वो क्या होगा, इशू ऑफ सिक्योरिटीज होगा डिस्काउंट पे, तो वो अलाउड हो सकता है, क्योंकि सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है, डिबेंचर भी आता है, बॉन्ड भी आता है, और उसको कभी मना नहीं किया लॉ ने, उसको लॉ ने कभी भी मना नहीं किया। मना किसको किया, सिर्फ शेयर्स को। तो क्या क्या लिखोगे आप आंसर में कि शेयर्स इशू डिस्काउंट पे करना वॉइड है, बट सिक्योरिटीज में अगर और सिक्योरिटीज होंगी प्रेफरेंस शेयर होगा, ठीक है, तो ध्यान देना पड़ेगा आपको। अगर डिबेंचर होगा तो बेशक डिस्काउंट में बांट सकते हो, बॉन्ड होंगे या कई लोगों ने पढ़ा होगा वो जीरो कूपन बॉन्ड, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, ये तो सब तो खासियत ही क्या है इसकी, डिस्काउंटेड अलाउड है, सब अलाउड है, बॉन्ड वगैरह सब अलाउड है, सिर्फ शेयर्स डिस्काउंट पे बांटना अलाउड नहीं है। वही 4 से 5 पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। एक पैराग्राफ में सिर्फ वो रहेगा इक्विटी स्वेट इक्विटी शेयर्स, एक पैराग्राफ में डिबेंचर के बारे में बात होंगी, एक पैराग्राफ में बात होगी कि नहीं सर इस सबको छोड़ के शेयर्स को बांटना अलाउड नहीं है, एंड देन आपको आखिर में देना पड़ेगा कंक्लूजन। ये सब लिखोगे तब जाके आपको 4 से 5 मार्क्स मिल पाएंगे। अदरवाइज लोगों को लगता है सर हम लिखते तो आए हैं आंसर, रॉन्ग क्यों हुआ, हम फेल क्यों हुए। कई लोग जो रिवीजन पढ़ रहे होंगे उनको मालूम है ना, 20-20 30-30 मार्क्स मिले होंगे आपको, कई लोगों को, और आगे भी कई लोगों को मिल सकता है ऐसे, अगर आप अभी भी केयरलेस रहो तो। क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट्स को नागपुर में भी 80 मिले कंपनियों में, 82 तक मिले कंपनियों में, 82 तक मिले, और ये एक बार नहीं हर एग्जाम में मिले हुए। 75 वगैरह मिलना तो बहुत कॉमन है मेरे बच्चों को, 70-75 4-5 बच्चों को मिले हुए। आज सबको मिलते नहीं है, मैं तो सबको सेम पढ़ाता हूँ, सबको मिलते नहीं, क्योंकि कहने की बच्चे की गलती होती है ना, वो मानता ही नहीं है उस गलती को। तो गलती आपकी भी होती है, आप पढ़ नहीं क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाते, गलती बच्चे की भी होती है, गलती हमारी भी होती है, बट यू इट्स अ मिक्स ना, you also take responsibility, we also take responsibility, so it's a mixture of both things. So if I am also teaching you something, it's your duty also to understand the question, write the question properly. If you don't do it, मुश्किल है, ठीक है ना। खैर, I told you about section 62 राइट शेयर्स, ये पढ़ लेते एक बार, छोटा सा टॉपिक है। राइट शेयर्स क्या होता है, जब कंपनी पहली बार क्या करती है, बांटती है, आईपीओ था, जब कंपनी बांटती एक और बार सेम शेयर होल्डर को, इसको अलॉटमेंट के थ्रू आ सकता है, या फिर पुराने शेयर होल्डर होंगे जिसको क्या किया अपन ने, डिबेंचर किया, जैसे डिबेंचर, सॉरी डिबेंचर थे पुराने वाले, कौन से वाले, कन्वर्टेबल डिबेंचर, जो क्या बन गया अब, कन्वर्ट होके इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये भी कहाँ पे कवर हो सकता है, ये भी कवर हो सकता है, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर किसमें, इशू में ना, डिबेंचर था पहले, वो कन्वर्ट होकर किसको मिल गया, इक्विटी, तो कन्वर्जन हो गया। या अगर कंपनी ने नए शेयर्स फ्रेश बांटे, पर किसको बांटे, फ्रेश शेयर्स, शेयर्स फ्रेश है पर बांटे किसको है, एग्जिस्टिंग लोगों को, तो राइट शेयर्स हो गए, फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। क्या क्या रूल है इसके लिए, राइट शेयर्स के लिए रूल सिंपल सा है, सबसे पहले किसको ऑफर करेंगे आप, एग्जिस्टिंग लोगों को, वो भी उनके प्रपोर्शन में, यू विल अलॉट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, दैट टू ऑल्सो इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर पेड अप वैल्यू, proportion of their paid up value. Then you will give them at least 15 to 30 days what time to accept, या तो वो लेंगे या तो वो नहीं लेंगे, लेंगे तो you give them time ना, बिकॉज फ्री में तो बांट नहीं रहे हो, पैसा दे रहे हो, पैसा लेने वाले सॉरी, और पैसा लोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, टाइम देना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी होता है कि आप बोलोगे उनको कल की कल शेयर बाय कर लो, यू हैव टू गिव देम सम मिनिमम टाइम फॉर दैट, फॉर इन विच दे विल डिसाइड वेदर दे वांट टू टेक अप और नॉट, and the minimum time is 15 days minimum, 30 days maximum to the acceptance. अच्छा, main point, they also have a right to renounce. ये renounce का मतलब क्या होता है, renounce मतलब if they don't want to stake shares themselves, उनको खुद नहीं लेना है, तो वो क्या कर सकते हैं, किसी और को, किसी और शेयर होल्डर को क्या कर सकते हैं, अलॉट कर सकते हैं, और शेयर होल्डर को भी नहीं, अपने किसी दोस्त को, फ्रेंड को अलॉट कर सकते हैं, रिलेटिव को अलॉट कर सकते हैं। इससे होगा क्या, जैसे कि मान लो मैं शेयर होल्डर हूँ, मैं शेयर होल्डर हूँ और मेरे फादर शेयर होल्डर नहीं है, मेरे को किसी कंपनी का राइट शेयर का ऑफर मिला, मुझे लेना नहीं है, फिर मैं छोड़ दूंगा तो कोई और ले लेगा। उससे अच्छा मैंने बोला कि नहीं नहीं मेरे पापा लेंगे, तो मेरे पापा जो है वो कंपनी शेयर होल्डर तो है नहीं,
बट वो मेरे रिलेटिव है तो मैं उनको दूंगा। तो मेरे पास राइट क्या है रिनाउंस का, कि मैं नहीं लूंगा, मेरे फादर लेंगे। अगर वो भी नहीं लेंगे, वो भी नहीं लेंगे, तो फिर मैं आगे जाऊंगा, फिर पब्लिक हो जाएंगे अपन। तो स्टेप देखो आप, पहले ऑफर किसको किया गया, मुझको। मैं नहीं लूंगा तो मेरे पेरेंट को, नहीं लेंगे तो फिर पब्लिक को। तो सीक्वेंस ध्यान आपको रखना है, यू कांट चेंज। मतलब आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि यू कांट गो टू पब्लिक, आई एम जस्ट सेइंग दैट यू हैव टू गिव अ राइट ऑफ प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन का मतलब होता है पहला अधिकार किसको मिलना चाहिए, एग्जिस्टिंग वाले को। वो नहीं लेगा तो देन यू हैव टू गिव हिम अ राइट ऑफ रिनाउंसिएशन। रिनाउंस करना मतलब वो किसी और को बांट सकता है, और अगर वो खुद भी नहीं लेगा, बांटेगा भी नहीं, तो थर्ड पॉइंट किसको मिलेगा, थर्ड पॉइंट पब्लिक को मिलेगा। ठीक है, ये है राइट शेयर्स के बारे में। एम्प्लॉयज़ के लिए भी सेम, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन गिवन टू होल एम्प्लॉय सब चीज़ों को मिलता है। ये सब बातें बड़ी बातें नहीं है, ठीक है। तो ये दो तीन बातें आप देखो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन कैसे होता है आगे भी दिया हुआ है मैंने आपको, ठीक है ना। उससे भी गाइडेंस फॉलो करनी पड़ती है। और एम्प्लॉय के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे राइट शेयर से किसको मिलता है, एग्जिस्टिंग वालों को, वैसे एम्प्लॉयज़ को क्या मिलेगा, शेयर्स। और दोनों को हम लोग क्या नहीं मानते, टॉपिक क्यों बता आपको मैंने, क्योंकि ये फर्दर इशू है, मतलब ये पब्लिक इशू नहीं है। यहाँ पे पब्लिक भी नहीं आ रही, प्रमोटर भी नहीं आ रही है, यहाँ पे कंपनी के अंदर के लोग हैं, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और ये एम्प्लॉयज़ हैं, इनको बढ़ता है। फिर और आगे भी इसके बातें हैं, लिस्टेड कंपनी किसको इन्फॉर्म करेगी, स्टॉक एक्सचेंज को। अपन जो पढ़ रहे हो कंपनी एक्ट है, विल बी अप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। बट अगर कंपनी लिस्टेड निकली तो फिर दे हैव टू फॉलो सेबी गाइडलाइंस। ठीक है, मैंने बता दिया आपको 15-30 डेज का टाइम। जो प्राइस कौन सी रेट पे मिलेगा ये सब डिसाइड कौन करेगा, वैल्यू और डिसाइड करेगा। एंड कंपनी कैन इशू शेयर्स टू अदर ऑल्सो, जो मैंने बता दिया था, बाय सॉरी पढ़ लो पूरा। कंपनी इशू शेयर्स टू अदर देन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फॉर कैश अदर देन कैश। अगर कंपनी ने क्या पूछा है, मेंबर से अप्रूवल, क्योंकि मेंबर तो ले नहीं रहे खुद, ना कौन ले रहा है मैंने बताया ना आपको, ना मैं ले रहा हूँ ना मेरे पापा ले रहे। तो हम नहीं लेंगे तो फिर बाहर वाला तो लेगा ना यार, हम भी नहीं लेंगे बाहर वाले भी लेंगे तो फिर कंपनी कैसे ग्रो करेगी। पहले हमको मौका मिलेगा, हमने नहीं लिया तो फिर बाहर वाले लेंगे, तो बाहर वाले ले सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, एंड जो प्रोविजन जो भी मैंने पढ़ा है आपको सबको अप्लीकेबल है, प्राइवेट को भी। डोंट थिंक सब प्राइवेट को अप्लीकेबल नहीं है, सब कंपनी को अप्लीकेबल है इशू ऑफ फर्दर शेयर्स। ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ फर्दर शेयर्स ये वाला। कुछ मैंने को स्टेप्स दी हुई है, ठीक है, ये सब स्टेप्स आप लिख लो, मतलब इसमें कुछ पढ़ाने लायक नहीं है। राइट, ये देख लो आप, मैं सब कुछ लिख दिया हूँ मैंने, एक बार आप देख लेना। कंपनी पहले क्या पास करेगी, स्पेशल रिजोल्यूशन, जनरल मीटिंग कॉल करके रिजोल्यूशन पास करेगी। फिर वो कंपनी 102 में क्या देगी, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट लोगों को। फिर प्राइसिंग फ्री है, मतलब प्राइसिंग डिसाइड करने की आपको पूरी छूट है, मैंने पहले बताया था। यू चार्ज हायर प्राइस, आपका नुकसान है। बाकी प्राइस कितनी चार्ज करनी है इसके बारे में लॉ ने कोई क्या नहीं किया है, रिस्ट्रिक्शन दिया नहीं है। अगर आपका एम्प्लॉयज़ का अलग है, कौन सी कंपनी का, होल्डिंग कंपनी का, तो एम्प्लॉय का अलग, राइट वालों को अलग, सबका अलग अलग आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग रिजोल्यूशन पास करने पड़ेंगे। देन आई टोल्ड यू 1 ईयर पीरियड देना पड़ेगा आपको अलॉटमेंट का। लॉकिंग पीरियड मैंने बताया था, रखना पड़ेगा आपको, वो रखेंगे। जो ऑप्शन मैंने दिया था वो ट्रांसफरेबल नहीं रहेगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो रहता है, शेयर बेनिफिट जो जो प्लान है, वो ट्रांसफरेबल नहीं है। क्यों नहीं है, कंपनी इज गिविंग टू एम्प्लॉय या राइट शेयर होल्डर्स एंड दे विल गिव इट टू समवन, एम्प्लॉय किसी और को बांट रहा है, नहीं, जरूरत नहीं है। तो ना वो ट्रांसफरेबल होगा, ना वो प्लेज होगा, ना वो मॉर्गेज होगा, ना वो कुछ भी तरह से किसी को दिया जाएगा। ठीक है ना। फिर जितना भी बांटा आपने वो कहाँ पे लिखेंगे आप, बोर्ड रिपोर्ट में। उसका फॉर्मेट रहेगा SH6। सर्टिफिकेट के लिए कौन सा फॉर्म था, SH3 फॉर्मेट, मेंटेनेंस और रजिस्टर्स। हाँ, रजिस्टर बोला है, रजिस्टर विल बी मेंटेन इन SH3 सर्टिफिकेट शेयर्स, SH6 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स। ठीक है ना, बस। एंड कंपनी की गाइडेंस फॉलो करनी पड़ेगी आपको। आखिरी में प्रेफरेंशियल ऑफर, व्हाट इज प्रेफरेंशियल ऑफर मैंने बता दिया था पहले भी आपको याद है, प्राइवेट प्लेसमेंट सामान सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, और ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस, प्रेफरेंशियल बेसिस इसमें। लेकिन प्रेफरेंशियल में पब्लिक इशू नहीं आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि पब्लिक इशू बढ़ता है सबको है। राइट नहीं आएगा, क्योंकि राइट बढ़ता है सबको है, पूरे जनरल शेयर होल्डर को। इसॉस नहीं आएगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम नहीं आएगा, प्लान नहीं आएगा, ठीक है, दोनों नहीं आएंगे वहाँ पे। तो ये तो आपको रखना है। एक्सेप्शंस क्या क्या है, जो भी मैंने पढ़ा है आपको 62 पॉइंट, ठीक है, नॉट अप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी, ये सब बातें दी भैया। क्योंकि प्राइवेट कंपनी वैसे भी बांटती किसको है, प्राइवेटली बांटते सबको, ठीक है, तो वो बातें यहाँ पे कवर होती नहीं है। तो एक ही कुछ बातें यहाँ पे दी हुई है, इसको एक बार आप पढ़िएगा, ठीक है। इशू टोटल टर्म्स ऑफ इशू ऑफ सच डिबेंचर्स और लोन्स विल भी, जो भी बांटेंगे आप,
अप्रूवल इन रिजोल्यूशन, वही वाला कौन सा, स्पेशल इन जनरल मीटिंग एंड अप्रूव बाय सीजी। तो ये 2 पॉइंट आप एक बार देख लो। वी हैव अ वेरी फेमस केस ऑफ प्रमिला बंसल वर्सेस वीआरवेल, ठीक है, तो एक बार ही देख लेना। आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा पढ़ने लायक है। प्राइवेट प्लेसमेंट में बता दिया मैंने आपको पहले ही। पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक को बांटते तो प्रॉफिट्स क्यों बांटते हैं, प्राइवेटली बांटते हो तो कैसे बांटते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट से। इशू ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, हाँ मतलब कंपनी पब्लिक ही है, अभी वैसा मत सोचना। पब्लिक ऑफर मैंने बता भी दिया, डायग्राम देखो, डिफरेंस भी दिख जाएगा आपको। जब यहाँ से बांटेंगे तो क्या बांटेंगे, पब्लिक ऑफर किसको बांटेंगे, जनरल पब्लिक को, प्राइवेट प्लेसमेंट ग्रुप ऑफ पर्सन को। डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे यहाँ पे, मेन बांटते हैं आप पास 3 PS3, यहाँ पे बांटते हो आप PS4। PS का मतलब होता है प्रॉस्पेक्टस एंड शेयर्स, PAS पास 3 इज अ फॉर्मेट फॉर प्रॉस्पेक्टस, पास 4 फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। किस फॉर्म में बांटते हो, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉस्पेक्टस, यहाँ पे लेटर ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है, ये रहता है क्योंकि प्राइवेटली है। नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं, 50 के ऊपर भी हो सकता है। राइट नाउ इट इज 200। इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। राइट नाउ इट इज 200। 200 से ऊपर गया तो पब्लिक हो जाएगा, 200 से कम रहेगा तो क्या बन जाएगा, ये प्राइवेट प्लेसमेंट ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान रखना, भूलना मत, मिस्टेक नहीं है वो, एक चेंज आपको ध्यान रखना है। डीम्ड क्या रहेगा, ओनली इफ एन ऑफर एक्सीड 50 इट्स पब्लिक ऑफर, जो मैंने बताया आपको, वापस से इसको 200 करेंगे, हाँ। और यहाँ पे तो प्राइवेट डीम टू बी पब्लिक ऑफर इफ नो नंबर पीपल एक्सीड 50, मतलब वही वाली बात है 200। 200 से कम है तो प्राइवेट प्लेसमेंट, 200 से ज़्यादा है तो डीम्ड पब्लिक ऑफर, ठीक है। ये दोनों बातें आप ध्यान रखनी है। तो ये बहुत अच्छे से समझाया मैंने आपको कि क्या डिफरेंस है पब्लिक ऑफर में और प्राइवेट प्लेसमेंट में, ये फ्लो चार्ट और ये डिफरेंस, मतलब इससे तीनों बातें कवर हो जाती है आपकी। दैट्स इट, ये इसके रूल्स हैं, वही वही रूल्स है देखो, ठीक है, ज़्यादा इसमें पढ़ने लायक नहीं है, मैं लिख देता हूँ इसमें बस। कंपनी विल पास रिजोल्यूशन, सेबी गाइडलाइंस, आर्टिकल्स में ऑथराइज होना चाहिए, टू बी मेड फुल्ली पेड अप ऑन अलॉटमेंट, मतलब जब भी आप बांटते हो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या जो भी, फुल्ली पेड अप शेयर्स ही बांटेंगे। वही एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ठीक है, 102 में 12 महीने में अलॉटमेंट पूरा हो जाना चाहिए बस। और वही हाउ टू डिसाइड द प्राइस बाय द वैल्यू रिपोर्ट, जो कंपनी में एक चार्टर अकाउंटेंट होगा या CS होगा या कोई वैल्यूअर होगा, जो प्राइस क्या करता है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स होता है ना, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल, उसमें शेयर्स वैल्यूएशन का पॉइंट रहता है, वैसे वैल्यूएशन करेंगे आप। चलिए, लास्टली वी कम टू द बोनस शेयर, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो वी कवर पब्लिक इशू, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल ऑफर, ईसॉप, सर्टिफिकेट, सब कुछ पढ़ा अपन ने चैप्टर में, है ना। तो डोंट थिंक कि सर ये चैप्टर छोटा था, बहुत बड़ा था, आपके सब चीज़ मैंने कवर करी है इस चैप्टर में भी। लास्ट टॉपिक है आपका बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होता है सबको पता ही है, राइट में, पब्लिक में, सब में पैसे लेते हैं। बोनस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कंपनी कौन सी होती है, नॉर्मली ऐसा मानते हैं हम लोग, प्रॉस्परस होती है, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स टू होम, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, टू कैपिटलाइज प्रॉफिट, जो कंपनी का जो प्रॉफिट है, कौन सा वाला, मतलब रिटेन्ड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो कंपनी ने यूज नहीं किया है, वो कंपनी क्या कर सकती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करके यूज कर सकती है। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, नो कंसिडरेशन ऑब्वियसली, ठीक है। लार्ज अनडिस्ट्रीब्यूटेड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कौन सी कंपनी करती है, जिसके पास क्या है, ये कौन सी कंपनी जिसके पास लार्ज प्रॉफिट्स है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, रिजर्व्स है, मतलब ऐसा प्रॉफिट जो पड़ा है, यूज नहीं हो रहा है। आई कैन यूज द वर्ड आइडल कैश, आइडल पड़ा हुआ है, पैसा है तो उसको कहीं बिजनेस में यूज करो, वेरी गुड, बट पैसा यूज भी नहीं कर रहा बिजनेस में, आइडल पड़ा हुआ है, यहाँ पे कवर होगा। तो ये पॉइंट नंबर वहाँ पे कवर किया जाता है। इस पे पैसा आ भी नहीं रहा है, जा भी नहीं रहा है, बट मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि इससे कंपनी का मार्केट वैल्यू क्या होती है, कम होती है। कंपनी की मार्केट वैल्यू कम होगी, क्यों कम होगी, शेयर की प्राइस क्यों कम होगी, क्यों कम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर बांटने से दो चीजें होती है, एक तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे, और दूसरा दूसरा कंपनी रिजर्व्स कम हो जाएगा, रिजर्व्स कम हो जाएगा, तो अर्निंग पर शेयर भी घट जाएगा। व्हाट इज ईपीएस, देखो मैं आपको समझा देता हूँ, व्हाट इज ईपीएस आपको पता है, जीपीएस नहीं, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, ऊपर में लिखते हैं अपन प्रॉफिट डिवाइड बाय नीचे में नंबर ऑफ शेयर्स। तो पहले बिफोर बोनस इशू नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, कम होंगे। आफ्टर बोनस इशू, जैसे मान लो प्रॉफिट पहले भी 50 करोड़ था, अभी भी 50 करोड़ रहेगा, बट बिफोर बोनस इशू नंबर ऑफ शेयर से पहले 10 करोड़, अब हो गए
12.5 करोड़। तो पहले जो ईपीएस था वो कितना था, वो ईपीएस था 5 रुपये पर शेयर, अब हो जाएगा 4 रुपये पर शेयर। 50 करोड़ डिवाइड बाय 10 करोड़ मतलब 5 रुपये पर शेयर। 50 करोड़ डिवाइड बाय 12.5 करोड़, 12.5 करोड़ कितना हो जाएगा, 4 रुपये पर शेयर। मतलब नंबर ऑफ शेयर बनने से ईपीएस भी बढ़ता है, और दूसरा जो मार्केट वैल्यू पर शेयर है उसमें जो कंपनी रिजर्व्स थे जो यूटिलाइज हो गए, फ्री रिजर्व्स, प्रीमियम वगैरह यूज़ कर लिया आपने, तो पैसा कम हो जाएगा, और मतलब रिजर्व्स कम हो जाएंगे, रिजर्व्स कम हो गया तो वैल्यू पर शेयर कम हो जाती है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी कुछ रूल्स है। नो कंपनी शैल इशू बोनस शेयर अनलेस, पहला, इट शुड बी इन आर्टिकल्स, आर्टिकल में नहीं है तो इशू नहीं करना। तो अगर क्वेश्चन में एग्जाम में क्या आ गया कि अ कंपनी डजंट हैव a clause in the article of association about issue of bonus share, but the company's MD wanted to issue bonus shares. Explain your MD about the provisions for issue of bonus shares and what the company can do. And मेजर लोग क्या लिख के आएंगे, since it is not mentioned in the articles, company can't issue bonus shares. And then आंसर कितना मिलेगा आपको, 0। आपको चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 4 दोनों यूज करना है, याद है। चैप्टर नंबर 4 आर्टिकल का अल्टरेशन, क्या आप आर्टिकल को अल्टर कर सकते हो, क्या आप डाल सकते हो प्रोविजन में वो लाइन आर्टिकल में कि कंपनी विल इशू बोनस शेयर नाउ ऑनवर्ड्स, एंड देन कैन यू गो फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स, यस। तो व्हाट यू विल एडवाइस टू योर एमडी, आपको कंपनी में एमडी ने क्यों बुलाया है, एडवाइस करने के लिए, नो बोलने बुलाया है क्या। आप जैसे क्या बोलोगे, नहीं नहीं आर्टिकल में नहीं है ना, नहीं बांटेंगे। आप किस लिए रहा कंपनी में, आपकी तनख्वाह 50,000-60,000 रुपये महीना रहेगी या 1,00,000 रुपये महीना रहेगी, यू विल अर्न मंथली 1,00,000 रुपीज पर मंथ, एंड फॉर व्हाट, टू से नो। मतलब कंपनी मुझे बोलती है तुषार बताओ ये करेंगे क्या, नो। वो करेंगे क्या, नो। वो करेंगे, नो। और फिर अगले बार मैं बोलूँगा सर मेरा इंक्रीमेंट होगा क्या, कंपनी बोलेगी नो। सर कैन आई कम टू ऑफिस फ्रॉम टुमारो, कंपनी बोलेगी नो। तुम तो नो वाले हो ना, घर जाओ, जॉब से ही निकाल देंगे धक्के मार के। आपको नो बोलने नहीं रखा, आपको क्या बोलने रखा गया है, नो है बट लीगली काम करना है। कैन यू चेंज समथिंग, कैन यू मेक इट पॉसिबल, यू आर देयर टू फाइंड आउट द वेज, नॉट टू से नो। तो यू विल से बिल्कुल सर, बट पहले आर्टिकल अल्टर करने पड़ेंगे, बिना अल्टर किए तो आंसर नो रहेगा, बट अल्टर करके बिल्कुल यस रहेगा। तो यस भी नो भी, आप देख रहे हो मेरे मेजर आंसर नो डिप्लोमेटिक आता है, क्योंकि खासियत ही कंपनी लॉ की, यू कांट राइट समथिंग यस और नो। एंड मैं जब बताता हूँ मेजर बच्चे फेल क्यों होता है, या तो यस लिख देते हैं या तो नो लिख देते हैं, समझते ही नहीं क्वेश्चन के बारे में। समझा करे फिर लिखा करे, ठीक है। बोर्ड ही पास करेगा, नो नीड टू पास जनरल मीटिंग, ठीक है। हाँ, कंपनी शुड नॉट बी डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल व्हाट, लोन का या डिबेंचर का, वो लिख लो। किसका प्रिंसिपल इंटरेस्ट, किसी डिबेंचर, लोन या फिर डिपॉजिट। कंपनी को डिबेंचर इशू किया था, लोन लिया था, डिपॉजिट लिया था, वो ना वापस कर रही है ना क्या दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है। मतलब वहां पे कंपनी डिफॉल्ट करती है और बोनस बांटती है, आपको लगता है बोनस बांटने मिलेगा। इधर तो आप क्या नहीं कर रहे हो, बेसिक चीजें पूरी नहीं कर रहे हो, और वहां पे आप क्या कर रहे हो, वहां पे आप क्या कर रहे हो, डिबेंचर या लोन के पेमेंट तो नहीं कर रहे इंटरेस्ट के, और यहाँ पे आप बोनस शेयर बांट रहे हो। बोनस शेयर बांटना जरूरी था क्या, बिल्कुल भी नहीं। पहले बाहर वाले के पैसे पे करो, फिर आप बोनस शेयर बांटो ना आप, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ स्टैच्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉय, तो बहुत ही ज्यादा टेंशन वाला काम हो जाएगा। ग्रुप 2 में आप लेबर लॉ पढ़ते हो, पेमेंट ऑफ बोनस, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, सैलरी, वेजेस, मिनिमम वेजेस, ये सब तो पे करते ही नहीं आप, और कंपनी क्या बांट रही है, बोनस। कितना शर्मनाक बात है। मेरे पड़ोस में एक अंकल है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। पड़ोस में अंकल है, तो उनके बारे में बताता हूँ कहानी। अभी क्या हुआ, हमने सामने में, हमारे घर के सामने बहुत पूरा पूरा खाली एक एरिया पड़ा है, ओपन स्पेस है। तो सोचा खाली पड़ा है, गवर्नमेंट की जगह है, यूज़ भी नहीं कर रही गवर्नमेंट, हम वहाँ पे लॉन बनाते हैं बढ़िया सा। तो बोले ठीक है, मेरे पड़ोस वाले अंकल से बात की, अंकल लॉन बनाओगे क्या, अंकल बोले बिल्कुल लॉन बनाएंगे। बोले देखो अंकल ऐसा सा है, अपन लॉन बनाएंगे बिल्कुल बढ़िया सा, इंग्लिश ग्रास लगाएंगे, नेट वेट लगाएंगे बैडमिंटन वगैरह खेलने के लिए, नए नए पेड़ पौधे लगाएंगे अच्छे से, और बेंचेस लगाएंगे कुछ बैठने के लिए वगैरह, बढ़िया करेंगे बिल्कुल। और बोले बिल्कुल बढ़िया करेंगे। फिर उन्होंने अपने बंदे को बुला के लाया, वो बंदे ने कोट दिया 1,00,000 रुपये लगेंगे पूरे गार्डन बनाने में, ठीक है ना, लॉन वॉन बनाना सब कुछ है, 1,00,000 रुपये लगेंगे। अंकल ने बोला ठीक है 50-50 हज़ार डिवाइड कर लेते हैं। अब अंकल ने 50, मैंने 50 डिवाइड किया और काम शुरू किया। काम शुरू हो गया, बीच में उन्होंने अंकल ने बोला तुषार मेरे पास पैसे नहीं है यार, पैसे नहीं, थोड़े तू भर देगा क्या, मैं बिल्कुल अंकल मैं भर देता हूँ, बाद में आप दे देना। बोले हाँ बाद में दे दूंगा मैं। बोले बहुत गरीबी है, बोले घर में खाने को पैसे नहीं है, लोन में तो पैसे बाद में डालूंगा, तो ऐसा ऐसा।
मतलब ठीक है, आप पहले ही बोल देते नहीं बनाते लोन अपन, जबरदस्ती थोड़ी थी, गरीबी है ना, ज़रूरी थोड़ी थी लोन बनाना। बोले नहीं नहीं नहीं, बना लेते हैं। ठीक, कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे मैंने लोन बनाया, पूरा लोन बन गया। आफ्टर सम डेज मैंने उनको बोला पैसे दो अंकल। बोलते तुषार बेटा पैसे नहीं है यार, देता हूँ ना 2-4 दिन में, 2-4 महीने में देता हूँ। बोला ठीक है, गरीबी है, घर पे बाजू में रहते हैं, अपने ही लोग हैं, कहाँ जाएंगे। 8 दिन बाद 8 दिन बाद देखा तो घर पे वो एक बहुत बड़ा टेम्पो आता है, टेम्पो से एक बड़ा 50 इंची टीवी उतरता है उनके घर में, और टीवी लेके वो जा रहे हैं कहाँ पे, अंदर रूम में। 6-6 आदमी टीवी उठा रहे हैं। अंकल बोलते हाँ बराबर संभाल के लाओ, संभाल के लाओ। अंकल का टीवी डब्बा वाला टाइप से, अंकल का टीवी डब्बा, तो डब्बा टीवी लेके आ रहे थे अंकल। और मैं ऐसे ही खड़ा था बाहर, तो अंकल बोले तुषार ये मिठाई लो, पेड़ा खाओ। मैं बोला पेड़ा किस बात का? बोले टीवी का। बोला अंकल इधर आओ थोड़ा पहले, इधर आओ। बोले क्या हुआ तुषार? बोले क्या ही है, टीवी ला रहे हो आप, टीवी क्या है, आपके लिए नीड थी क्या? बोले हाँ नीड है। बोले टीवी नीड थी तो छोटा टीवी लेते ना, 50 इंची टीवी ले रहे हो आप, बड़ा वाला, 50,000 60,000 का, पैसे कहाँ से है आपके पास? बोले आ गए पैसे। अरे जब आ गए तो पहले पैसे क्या करना चाहिए था आपको? टीवी लेना था कि मुझे देना चाहिए था? यू शुड हैव परचेज अ टीवी, और यू शुड हैव गिवन टू दैट पर्सन फॉर विच यू हैव गिव अ कमिटमेंट। समझ में आ रहा है आपको एग्जाम्पल सबको क्या बोल रहा हूँ मैं? टीवी मतलब यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? बोनस शेयर में। टीवी लेना मस्ट था क्या? नहीं। बस हमें लॉन बनाया, बाउंड्री वॉल बनाई, ये सब काम किया ना, कमिटमेंट था ना, देना पड़ेगा ना पैसा। वो छोड़कर अंकल टीवी ले रहे, वो भी 50 इंची वाला एलईडी। क्या जरूरत है? कंपल्सरी था क्या? समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी वही हो रहा है, कंपनियां दोनों चीज़ों में डिफॉल्ट करती है और बाद में बोलती है कि हम लोग बोनस बांटेंगे। डिफॉल्ट करके बोनस बांटना शर्मनाक बात है, इसलिए ये पॉइंट अलाउड नहीं होगा। और लास्ट में बहुत सिंपल सा है, जो कंपनी के पार्टली पेड अप शेयर थे पहले वो क्या कर लेना, फुल्ली पेड अप कर लेना। नहीं तो जो पार्टली पेड अप शेयर होल्डर थे उनको आपने शेयर बांटे ही नहीं, मतलब उनसे फुली पेड अप किए नहीं और उनको बोनस बांट रहे फ्री में, नहीं। जो पार्टी पेड अप शेयर होल्डर थे वो डिफॉल्टर थे, उनसे पहले पूरे पैसे लो। एग्जाम्पल इसका सोचो, फनी एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि कंपनी में एक शेयर होल्डर है, ठीक है, शेयर होल्डर है एक पोपटिया लाल। तो वो शेयर होल्डर जो है पोपटिया लाल, उसके पास शेयर्स है 1 लाख शेयर, एंड 10 रुपीज़ का शेयर है, बट उसने पे अब तक 6 रुपये की है। 4 रुपये 2 कॉल मनी, कंपनी बुला बुला के थक गई, देता ही नहीं है। बहुत बार कंपनी ने लेटर भेजा, कॉल लेटर किया, भेजा सब कुछ। अब कंपनी के सीएस से कॉल किया पोपटिया लाल को, जैसे मैंने मान लो उस कंपनी सीएस हूँ, मैंने कॉल किया पोपटिया लाल को। मैंने बोला कि मिस्टर पोपटिया लाल, बात हो सकती है? बोले हाँ बोली कौन? तो बोलते हैं तुषार पहाड़े बात कर रहा हूँ, कंपनी से सीएस हूँ। तो बोलता है कि द नंबर विच यू आर ट्राइंग टू कॉल इज टेम्परेली आउट ऑफ सर्विस, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। बोला अभी तो बात कर रहे थे भाई, ये कौन सा तरीका टोन आ गया? फिर बाद में अगले बार फिर फ़ोन लगाया, उससे नंबर सेव कर लिया था मेरा, ये वाला नंबर है। अगले बार फिर फ़ोन लगाया, तो जैसे फ़ोन लगाया अगली बार तो बोलता है कि अगर आपको चाहिए गाना शीला की जवानी तो नंबर 1 दबाए, इफ़ वांट बबली बदमाश है नंबर 2 दबाए, इफ़ वांट मुन्नी बदनाम हुई नंबर 3 दबाए। कॉलर टून दबाने के लिए वो फ़ोन कर रहा है, ऐसे बातें कर रहा है, अजीब अजीब बातें कर रहा है। मतलब ये भैया शाना आदमी है, ये देगा नहीं पैसे। फिर मैंने उसको लेटर भेजा एक, कंपनी इज़ वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट, कंपनी क्या बांट रही है, बोनस शेयर बांट रही है, और आप कंपनी के एस्टीम शेयर होल्डर है तो आपको बोनस शेयर मिलेगा। और फिर उसमें लिखा भी था मैंने लाइन में कि कंपनी बोनस शेयर बांटेगी आपको। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन लगाया, ये फ़ोन मैंने लगाया नहीं, उसने फ़ोन लगाया, तुषार पहाड़ से बात हो सकती है? मैं बोला हाँ बोल रहा हूँ। बोले मैं प्रॉपर्टी वाला बोल रहा हूँ, मुझे लेटर आया घर पे, कंपनी बोनस शेयर बांट रही है। बोला वाह बेटा, तू अभी बराबर लाइन पे आ गया। देखो मैं फ़ोन करता था पहले तो तू क्या बोलता था, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज़ आउट ऑफ सर्विस। अभी अभी तो बराबर कॉल पे तेरा सर्विस चालू हो गई है। शाना है बोलते हैं, बोनस बांटते बराबर खड़ा हो गया, कॉल में नहीं मांगा था तो भाग गया था। चल पहले क्या कर, पहले पहले फुल्ली पेडअप कर, फिर बोनस ले। आया समझ में? पहले फुल्ली पेडअप करेंगे फिर बोनस मिलेगा, नहीं तो बोनस नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखो अच्छे से। तो दिस इज, ठीक है, अबाउट बोनस शेयर्स। और बोनस शेयर्स का रिटर्न कैसे फाइल होगा? हमेशा ई फॉर्म एच3 में। अब ये ध्यान देना, अब बोनस एस तो पढ़ाया था, एस3, ये ई फॉर्म एच3 है, ऑनलाइन में मिलेगा आपको, फिजिकल फॉर्म नहीं है ये। वो जो बताया था मैंने आपको इक्विटी शेयर वाला, वो एस3 का रजिस्टर था। ये एस3 का रजिस्टर नहीं, ये क्या एस3 का ई फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म SH3, वो था रजिस्टर SH3, दोनों में डिफरेंस है। इक्विटी शेयर्स का वो था, ये बोनस शेयर के लिए SH3 फाइल करेंगे आप ROC को। ठीक है,
दैट्स इट। तो दिस वॉज चैप्टर नंबर 6, ठीक है, जो हमने कवर किया। इस पर केस भी दिया हुआ, वो भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 हमने कवर किया। तो यहाँ पे रुकते फिर हम लोग आज चैप्टर नंबर 6 सॉरी, एक बार पूरा रिवाइज करना। चैप्टर नंबर 6 हमने क्या क्या कवर किया। वी स्टार्टेड विद द टॉपिक एंड हमने फिर पूरा कवर करते करते कहाँ तक पहुँचे, तो ये आपके सामने, ठीक है, हमने देखा। अभी इतना एक बार पढ़ लेना अच्छे से आज। चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे रुकते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे, जिसका नाम है कंपनी का प्रॉस्पेक्टस। व्हेन कंपनी कैन गो टू पब्लिक फॉर इशू ऑफ शेयर्स, देन कंपनी विल ऑलवेज गो फॉर फ्रॉम द वे ऑफ prospectus. So what is prospectus? How the company issue shares to public? We'll see everything in the next lecture. ठीक है, till then study properly, revise the subject properly, right? Thank you.